चलिए फिर जैसा हमने हेडलाइन में मेंशन किया, आज क्लियर मार्केट में ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स कर गई है। 0.4% निफ्टी डाउन है, 0.6% बैंक निफ्टी डाउन है, लेकिन थोड़ा सा लोअर लेवल पर ऑब्वियसली थोड़ा सपोर्ट भी आया है। एक ब्रेक डाउन के करीब है, लेकिन हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। और बैंक निफ्टी अब रीसेंट स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। रीसेंट स्विंग लो 43,450 था, आज का लो 43,390। हालांकि निफ्टी अभी भी स्विंग लो के ऊपर है और मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है क्लियरली, लगातार तीसरे चौथे दिन। और जो डेट सीलिंग वाला मामला है वीरू, क्लियरली उसने मूड माहौल बिगाड़ा है। हालांकि आज यूएस फ्यूचर्स से अच्छे संकेत हैं, लेकिन उसमें मार्केट को पता है कि एक काफ़ी हद तक वो एनवीडिया के नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो है नैस्डैक फ्यूचर्स पर, तो शायद उसको भी मार्केट एक पिंच ऑफ सॉल्ट से ले रहा है, लेकिन खराब दिन अभी तक तो। जी अच्छा अनुज, आज सुबह से बताऊं तो लॉजिकल कोई ट्रेड नहीं मिल पा रहा था क्योंकि एक ऐसे जोन में हम खड़े हैं। बट पिछला जो हमारा स्विंग लो निफ्टी का था 18,080 वो 20 डे में था। आज निफ्टी बैंक 20 डे में आए हुए हैं, तो जो हमारा इंडेक्स जिससे हम एक्सपेक्टेशन ऑल टाइम हाई की कर रहे थे वो रिवर्सल में आप 20 डे में अटेम्प्ट कर रहा है। तो अप्रोच क्या रहेगी मोर लेस क्लोजिंग में? क्या अवॉइड करें इंडेक्स या फिर? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा अवॉइड कर लें। हालांकि आज थोड़ा ब्रेक डाउन है वीरू, तो मुझे लग रहा है कि शायद लास्ट के 1 घंटे में वीकनेस और बढ़ जाए। जिस तरीके से मार्केट गिरा है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा है। देखिए निफ्टी पर आप 18,200 की कॉल और पुट दोनों देख लीजिए, वो आपको बता देगा किस तरीके का एक्शन हो रहा है। क्योंकि 18,200 पर एक लास्ट सपोर्ट है 18,141 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 18,200 की कॉल 26 रुपये पर, 18,200 की पुट 14 रुपये पर। तो यही पूरा गेम है इस समय। 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 18,200 की कॉल पे और 18,200 की पुट पे 2.5 करोड़ का बिल्डअप। बट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 18,198 उसके काफ़ी करीब है हम। और वो जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहाँ पिछली बार सपोर्ट लिया था, जो राइजिंग है, राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब है कि मार्केट वैसे स्ट्रांग है, ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन ऑब्वियसली अब उसको वो रिविजिट कर रहा है 18,141। इस बार अगर टूटेगा वो तो नहीं बचेगा मेरे ख्याल से। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बैंक निफ्टी नीचे काम कर रहा है उसके उस लेवल के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, और वहाँ पर 21,326 अब नेक्स्ट सपोर्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन क्या कॉल बिल्डअप है आज बैंक निफ्टी में? देखिए 43,500, 43,600, 43,700 सारी की सारी कॉल्स में ज़बरदस्त बिल्डअप है। मुझे लग रहा है कि ये पूरे के पूरे जो कॉल बायर्स थे वो ट्रैप हुए हैं। प्लस यहाँ पर एक ज़बरदस्त कॉल राइटिंग भी है। 1-1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट तीनों स्ट्राइक्स पर अब यहाँ पर, ये एक प्रॉब्लम का क्लियरली यहाँ पर एक। पर अनुज पिछले 5 सेशन में अगर आप इस वीकली मंथली कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वो 43,500, 600 वाला पुट राइटर खड़े थे। तो ये क्या उनको ट्रैप करेंगे या फिर चांसेस है 43,700 के आसपास लाने की, उनको सेव करने के लिए? हाँ, वही बड़ा सवाल है। आई थिंक मार्केट को जवाब देने देते हैं उसका वीरू। आई थिंक प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं उसको। लेकिन एक चीज़ है, 43,400 के नीचे आप फिसलने शुरू होंगे ना, तो प्रॉब्लम आएगी फिर मार्केट में। एग्जैक्टली वो पॉइंट ये था कि जरा प्लीज एक बार आप निफ्टी का चार्ट रखिएगा, निफ्टी बैंक का। और जो अनुज बात कर रहे थे स्विंग लो, एग्जैक्टली बात कहने वाली ये है कि 11 मई से लेके अब तक, मतलब अगर मैं कल के सेशन को देखूं, स्क्रीन पर चार्ट रखिएगा प्लीज एक बार वॉल पे। 11 मई से लेके अब तक का जो स्विंग लो था वो अप्रोक्सीमेटली 43,380 की ट्रैजेक्टरी थी, 43,400 की ट्रैजेक्टरी थी। अब हम उसके थोड़ा नीचे आकर ट्रेड करने की तैयारी करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। ये एग्जैक्टली अगर आप देखिए, ये हम इसके नीचे जोन पे आके ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी प्रेशर पॉइंट इस वक्त। खैर इस बीच मैं शुरुआत करूंगा रोलोवर के स्टैट से। आइए इंडिसेस के रोलोवर्स को चेक करते हैं एग्जैक्टली इस वक्त रोलोवर्स क्या है निफ्टी और निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक अभी भी रोलोवर शीट में लीड कर रहा है, निफ्टी को अप्रोक्सीमेटली 672% के साथ। 65% निफ्टी बैंक का रोलोवर और करीब 59% निफ्टी का रोलोवर है। टॉप रोलोवर्स इन इंडाइसेस एक बार आके देखते हैं उनको, कौन कौन से स्टॉक्स इस वक्त अच्छे रोलोवर्स दिखा रहे हैं। इस क्रम में ग्रासिम अभी भी टॉप करता हुआ, आई थिंक इस वक्त लगभग कमान कर रहा है 93% रोलोवर। कोल इंडिया 89, नेस्ले करीब 88 और उसके बाद इन्फोसिस लगभग 87 और टीसीएस करीब 87% के रोलोवर्स कमान कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको लेकर आप थोड़ा सा आई थिंक उनको देखने के बाद आई थिंक एक ये व्यू बनाना कि इंडेक्स को शॉर्ट कर दूं थोड़ा मुश्किल होगा। आईटीसी को देखिए, आज के स्टार परफॉर्मेंस को देखते हैं, वो स्टॉक्स जो कि आज एक डिफरेंट स्टोरी दिख रहे हैं ऑल टुगेदर। पहले लूजर्स को देखते हैं, इनफैक्ट वो स्टॉक्स जो कि इस वक्त बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पे आज ऑटो में आई थिंक टाटा मोटर्स का ये बिहेवियर थोड़ा सा खल भी रहा है, स्पेशली जब बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा स्विंग दिया था। ये कुछ सेशन से ठंडा पड़ा हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेस आज फिर बैकफुट पे, हालांकि ये बहुत सब्सटेंशियल डिप नहीं है। अदानी इंटरप्राइजेस के बाद हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक आज फाइनली 1.5% नीचे बैकफुट पे आया। एक क्रिटिकल सप्लाई जोन था। टाटा केमिकल, अशोक लेलैंड, हिंडाल्को और सिटी यूनियन बैंक की कुछ और ऐसे कंपनीज जो कि आज बैकफुट पे ट्रेड करते हैं और जिसे कहते हैं बकिंग द ट्रेंड, वो तेज स्टॉक्स जहां तेजी है। बजाज आउट हुआ, सुबह सुबह हमने ट्रेड भी लिया था इसका, मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज पे पोस्ट ओपनिंग
पहला ट्रेड था बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, इंडस टावर और कमिंस में हमने एक बार फिर से आज सुबह एक लॉन्ग कॉल ली थी। और डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर जरूर आईटीसी दिखाइएगा। आईटीसी को ना देखें ऐसा हो नहीं सकता, और धैर्य रखने वालों के लिए आज आईटीसी एक फिर से खुशी का मौका है। इट्स 439.60, मेरे ख्याल से इंटरडे में करीब 443 का अनुज हाई लगाया था इसने। क्रम क्या रहेगा आज कार्यक्रम का? बिल्कुल, आईटीसी शानदार मूव। और आईटीसी हमने कल परसों भी डिस्कस किया था। मुझे अच्छे से याद है पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे आईटीसी के, हमारे व्यूअर्स को याद होगा, मैं और आशीष डिस्कस कर रहे थे, तब 380 पर था और वो सारे ब्रोकरेज के टारगेट्स जो थे 440 से 460 के बीच में थे। और मैंने एक चीज़ कही थी कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये सारे टारगेट्स छोटे पड़ जाएं विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि इस तरीके के नंबर्स आईटीसी ने पेश किए थे उसके बाद। और एक बार एक स्टॉक, ये स्टॉक ऐसा है जो एक बार मोमेंटम पकड़ ले, और मुझे लग रहा है ये यहाँ से भी ना वीरू अभी 550-600 आराम से जाने का पोटेंशियल रखता है, इवन 4 डिजिट जाने का पोटेंशियल रखता है। ऑब्वियसली ये बाय कॉल नहीं है, आप अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछिए, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। चलिए, जिसमें दुनिया डिनाइल बोर्ड में रहती है ना, बिल्कुल चलता है। बिल्कुल, वो वही और एक स्टॉक जिसने नॉर्मली अच्छा पैसा बना के दिया था आपको, थोड़ा टफ फेज आया और उसके बाद एक शानदार मूव। खैर, अब पैनल बता देते हैं आपको। हमारा पैनल कौन कौन है हमारे साथ। सबसे पहले फंडामेंटल पर राय देने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी होंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ शो में होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमित सेठ और आशीष चतुर्मोहता। 2:30 पर यतिन बताएंगे भारतीय एयरटेल और टाटा केमिकल्स में क्या चल रहा है। 2:35 पर सुमित बताएंगे M&M, ONGC, ग्रासिम और BHEL के Q4 नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। 2:40 पर 4 का चौका, जिसमें सस्ता ऑप्शन लेंगे हम प्रशांत सावंत से, मानस जायसवाल से F&O का सुपरस्टार, आशीष चतुर्मोहता से लेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा आशीष महेश्वरी से। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ पाइपर सिक्योरिटीज़ के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ेंगे। और 3 बजे यतिन जुड़ेंगे डीलिंग रूम चेक में। और 3:10 पर BTST और STBT कॉल्स लेंगे आपके लिए। चलिए फिर मार्केट में एक और कोशिश स्टेबिलिटी की, खासतौर से बैंक निफ्टी में फिर 43,400 को डिफेंड करते हुए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, क्या ट्रेड होगी यहाँ पर अब? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। लॉन्ग ही होगी और वो होगी एग्रेसिव कॉल है, वो है इन्फो एज। ट्रेड कर रहा है 3918 पर इन्फो एज, टॉप होगा 3870। अच्छा बाउंस मिला है इन्फो एज, पॉसिबल है कि बाउंस कंटिन्यू हो। ऐसा कुछ होता है तो 4000 पॉसिबल है इन्फो एज। यस, इन्फो एज। इन्फो एज 3916 पे डे हाई पे 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, अभी का ट्रेड आईडीएफसी है, आईडीएफसी लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हमने करीब 15 दिनों का कंसोलिडेशन देखा। आज फाइनली 93.50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ से 4-5 रुपए का अपमूव तो आपको आईडीएफसी में जरूर देखने को मिल सकता है। इसलिए आईडीएफसी में खरीदारी करनी है। 92.30 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ऊपर की तरफ 97.50 आईडीएफसी के टारगेट रहेंगे। आईडीएफसी का 95 वाला कॉल ऑप्शन जून मंथ का ले सकते हैं आप। ₹2.80 का ट्रेड हो रहा है। ₹1.90 के स्टॉप लॉस से आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं ₹5 के टारगेट के लिए। ओके, तो जून 95 कॉल ले सकते हैं आप आईडीएफसी की। अमित सेठ को भी जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा हैवेल्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसमें चार्ट में हमने एक ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद पुल बैक आया है। इस पुल बैक ने अपने सपोर्ट जोन और 10 और 20 डे पे रेस्ट करके वापस हम एक इसमें अपटिक देख रहे हैं। आज के सत्र में स्टॉक सक्सेसफुली, कल एक इसने बुलिश कैंडल बनाया था और आज के सत्र में सक्सेसफुली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अप ट्रेंड वापस रिज्यूम होगा। 1279.80 का इसका प्राइस है। 1310 के टारगेट्स रहेंगे और 1265 का स्टॉप लॉस। ओके, हेवल्स कल हम डिस्कस कर रहे थे इनफैक्ट में कार्यक्रम में, और स्पेशली ये डिस्कशन का पॉइंट तब इनिशिएट हुआ था जब डिक्सन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई थी। हालांकि देखिए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के आधार पे इन कंपनियों का दोनों कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं भी है। हेवल्स करीब 1279 के स्तर पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ और इनफैक्ट अपने इस पूरे वीक के हाई को क्रॉस करता हुआ अच्छी स्पॉटिंग है ये, और कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद फिर लीड करता हुआ आज। प्रशांत का ये, अब चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है प्रशांत? वीरू जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार।
तो बिरला सॉफ्ट मुझे एक बहुत अच्छे पैटर्न में लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अभी करीबन ऑलमोस्ट 335-40 के जोन के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 325 का, और मेरा टारगेट होगा 355 से लेके 360। मुझे लग रहा है अगले 4 से 5 दिनों में इस लेवल तक बिरला सॉफ्ट हमें दिख सकता है। तो 355 360 का टारगेट और 325 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए तो फिर ये इस समय की आपकी ट्रेड्स पूरी हुई। एक बार जरा 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं और उसके बाद अच्छा, महेश्वरी जी हैं क्या हमारे साथ? अभी नहीं आया। ओके, उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक बार जरा कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। अशोक लेलैंड में आज थोड़ा सा ब्रेकडाउन नंबर्स के बाद, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी मजबूती है। आज मार्केट थोड़ा एक और चीज़ कर रहा है। एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए, वो जो एनवीडिया के नंबर्स हैं उसके बाद नैस्डैक फ्यूचर्स में जो जंप है, मार्केट थोड़ा उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कल सुबह सुबह आपको नैस्डैक ऊपर दिखाई देगा तो इसके लिए लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पर। उसके अलावा बजाज फिनेंस ये समय एक स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। भारतीय एयरटेल में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा मूव। इनफैक्ट गाबा सर, भारतीय एयरटेल पर कोई व्यू आपका? जी हाँ, सुबह से ही भारतीय एयरटेल में थोड़ा अपमूव दिखाई दे रहा था, तो मुझे लगता है कि यस, अपमूव होना चाहिए। काफी कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट मिला करीब 810 के आसपास, ट्रेड करा 819। मेरे ख्याल से ये 850 तक जाना चाहिए, पर नियर टर्म में टारगेट होगा 835 835 का ले सकते हैं। स्टॉप होगा 815 का, टाइट स्टॉप है, बस उतना ही जरूरी है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए भारतीय एयरटेल। अच्छा अनुज, निफ्टी आईटी में बात करते हैं। वैसे तो हम दोनों बात करते रहते हैं 170 पॉइंट 80 पॉइंट के स्विंग के लिए, 200 पॉइंट के स्विंग के लिए। मैं देख रहा हूँ निफ्टी आईटी को, मतलब इस बार के कोलैप्स के बाद मई 2022 से लेके अब तक टिल डेट तक, यानी मोटा मोटी 1 साल इसी रेंज में हो गया, ठीक है ना। 200 अटैम्प्ट करता है फिर कोलैप्स रहता है। इससे बड़ा इतना टाइम इस इंडेक्स ने मेरे ख्याल से 15,000 की ट्रेजेक्टरी में पूरे ट्रंप काल में बिताया था। उसके बाद एक कोविड का डिप और उसके बाद एक हिस्टोरिकल रैली। क्या वैल्यू बायर का जोन हुआ है ये, या फिर अभी जो डेट सीलिंग की बात चल रही है यूएस में, अभी एक झटका लग सकता है? आई थिंक वैल्यू बाइंग हो चुकी है वीरू, क्योंकि रिसेंट लो से मेरे ख्याल से अच्छा मूव आ चुका है निफ्टी आईटी में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से 10% का मूव आ चुका है लोवेस्ट लेवल से निफ्टी आईटी का। जो इन्फोसिस के बाद का लो बना था उसके बाद से अगर 783 अप्रोक्सीमेटली निफ्टी आईटी का। हाँ एग्जैक्टली, तो ऑलमोस्ट 10% का मूव आ चुका है। तो वैल्यू बाइंग तो मेरे ख्याल से आ चुकी है। आई थिंक ये मेक और ब्रेक जोन है। यहाँ पर आकर 2-3 बार अटके हम 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और फिर वो इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले वाला लो। मेरे ख्याल से आईटी में एक लास्ट डे अभी भी बाकी है। अब वो एग्जैक्टली 52 वीक लो तक जाएगा या नहीं जाएगा, या टाइम करेक्शन होगा। मुझे लग रहा है कि Q1 में आईटी के नंबर्स Q4 से खराब होंगे। अच्छा, Q1 में Q4 से खराब? Q1 में Q4 से खराब होंगे, क्योंकि Q4 में आपका मिड कैप आईटी के नंबर खराब नहीं। एग्जैक्टली। और प्लस Q4 में बैंकिंग क्राइसिस यूएस में हुआ नहीं था। यूएस का बैंकिंग क्राइसिस 15 मार्च के बाद शुरू हुआ था, तो नंबर्स 15 मार्च तक के ही थे, उसके बाद वो नहीं थे। ये वाला जो क्वार्टर है, इसमें एग्जैक्ट जो यूएस का प्रेशर है वो रिफ्लेक्ट होगा अर्निंग्स को लेकर। मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में इन्फोसिस शायद हो सकता है कि और थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करे। वहां मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म बॉटम बनेगा आईटी कंपनियों का। देखिए, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर आपको लेना है कुछ तो अभी ले लीजिए। अगर वो रिविजिट करेगा उन लोज को तो आप और ऐड कर लीजिएगा। एक चीज है इन्फोसिस में, जैसे 1297 है, रिजल्ट डे का लो था 1185, मुझे अच्छे से याद है अब तक। उसमें आप जोड़ लीजिए और 5-6%, 1100 सवा 1100, इससे नीचे की डाउन साइड नहीं है। 1100 सवा 1100 अगर आ गया बाई चांस, और तब तक थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, तो स्टॉक की वैल्यूएशन भी करीब करीब 14-15 टाइम्स हो जाएंगी। मैंने इन्फोसिस ने अपनी हिस्ट्री में खराब से खराब टाइम में, वर्स्ट ऑफ द टाइम्स में 13 टाइम के नीचे नहीं देखा। और जब भी इन्फोसिस 13 से 15 टाइम के बीच में बॉटम आउट हुआ है, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर वो स्टॉक डबल हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि तैयारी कर रहा है ये स्टॉक उस जोन में आने की, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लग रहा है 1 जून के नंबर्स देख के उसके बाद कॉल लेंगे। आप जब Q1 नंबर्स देखेंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुन लेंगे। एग्जैक्टली। मानस, एक ट्रेड व्यू तो हम लेते रहते हैं, लेकिन इस इंडेक्स पे आपका व्यू बन रहा है। एक बार जरा मंथली चार्ट्स पे अपने निफ्टी आईटी के चार्ट्स को कन्वर्ट कीजिएगा प्लीज। और लास्ट मंथ की लोअर शेडो, उसके बाद सितंबर की लोअर शेडो, उसके बाद जून की लोअर शेडो, और उसके बाद जुलाई की लोअर शेडो। क्या ये इंडेक्स 26-27-800 के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है? इस बात के इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए बेस तो बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 26,500 27,000 की रेंज में इंडेक्स ने ऑलरेडी बेस बनाया है। ऑलरेडी हम 26,500 से लेकर 29,000 तक की रैली देख चुके हैं। शायद इसीलिए
जो पिछले 3-4 दिनों में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमने एक बड़ी रैली देखी और अब इंडेक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज 100 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब इस रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। 29,000 से लेकर 29,300 ये रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। एक बार इस रेंज के बाहर निकलेगा तब फिर से एक नया मूव शुरू होगा जिसमें शायद आपको 31,500 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अंडरटोन की बात करें तो बहुत बुलिश है। मीडियम और वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे बहुत ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। एग्रेसिव होकर आप खरीदारी तब करेंगे जब इंडेक्स 29,250 के ऊपर निकलेगा, तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप इंडेक्स में एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं कि जब तक 28,200 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड करता रहेगा आईटी में, तब तक आप अपनी पोजीशन में, आईटी की पोजीशन में स्टॉक स्पेसिफिक बने रह सकते हैं। ओके, अच्छा अभी देखिए मार्केट का कमाल फिर डिफेंड किया लोअर लेवल ब्यूटीफुली, और क्या शानदार रिकवरी अब बैंक निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए और रिकवरी फ्रॉम लोज वो दिखा दीजिए। अब 159 पॉइंट नीचे रह गया बैंक निफ्टी, 43,516, लो था 43,490, मतलब लोएस्ट पॉइंट से करीब करीब 125-130 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पर। और निफ्टी ने भी अपने लोअर एजेस को डिफेंड किया और वहाँ से एक अच्छा खासा मूव था। आज का निफ्टी का लो जो है वहाँ से एक रिकवरी 40 पॉइंट की, और एग्जैक्ट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 18,202, 18,198 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज था, वहाँ से एक एग्जैक्ट रिकवरी। अब ये 3 PM मूव आएगा या नहीं ये देख लेते हैं, लेकिन अभी तो वो उस लेवल को डिफेंड कर रहा है। आशीष महेश्वरी जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। आशीष जी गुड आफ्टरनून। HDFC बैंक में ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में एकदम से प्राइस पैटर्न काफ़ी बिगड़ा है? यहाँ पर 5% की डिक्लाइन आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में। देखिए एज सच फंडामेंटली तो कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, बट फिर भी हमने देखा 1730 के लेवल से स्टॉक में कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और जब से एक MCSI जो इंडेक्स था उसकी रीबैलेंसिंग हुई है, उस न्यूज के चलते जिन ट्रेडर्स ने बड़ी पोजीशंस बनाया था उनका भी काफी सारा लिक्विडेशन देखने को मिला है। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में भी कोई बहुत ज्यादा एपेटाइट नहीं है अभी भी। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी भी अपने हाई से जाके ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट नीचे ऑलरेडी आ चुका है वहां से, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी संभलने वाला है। तो मुझे लगता है कि यदि बैंक निफ्टी में आप बेयरिश हैं तो सबसे जो उसके बड़े कंपोनेंट हैं HDFC बैंक जैसे, तो उन वहां पर सेलिंग काफी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि 1575-1580 के लेवल भी आपको HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अभी भी इस लेवल पे मैं बायर नहीं रहूंगा। एक काम करिए, आशीष महेश्वरी जी को रखिए और वॉल पे 3 स्टॉक्स रखिएगा एक साथ, L&T, Cummins और ABB, और सिमेंस भी रखिएगा। 4 स्टॉक्स रखिएगा इनफैक्ट, एक एक करके देखते हैं। आशीष महेश्वरी जी, पोस्ट नंबर्स L&T में भी कोलैप्स आया और वो अभी तक कोलैप्स से बाहर निकला नहीं, बट स्टिल वो कोलैप्स अरेस्ट जरूर हुआ है। सिमेंस में जो इशू हुआ ये पूरी दुनिया जानती है, मैं उसको आई थिंक दोबारा रीड नहीं करूंगा। टेक इट और डेव इट वाला हिसाब किताब है भाई, आपको एक्सेप्ट करें तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़िए। और अभी भी करीब 3493 पे है सिमेंस, और वहां से निकल रहा है उस शॉक से। और कमेंट्स में आई थिंक पोस्ट अर्निंग्स मैनेजमेंट ने जब रेवेन्यू की टिप्पणी नहीं करी, गाइडेंस कोई नहीं दी, तब बाजार हतोत्साहित हुआ। एक आई थिंक पॉज और एक लगभग 3-4%, 5% का रिट्रेसमेंट मिला है सभी स्टॉक्स में, आई मीन लिविंग ABB। इस डिप में आप क्या खरीद रहे हैं कैपिटल गुड्स में पोस्ट अर्निंग्स? जी बिल्कुल, इनफैक्ट L&T जैसे स्टॉक में हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि L&T 2600-2700 के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा इस रिजल्ट के बाद में, क्योंकि कैपिटल गुड एसेट सेक्टर में कोई निगेटिविटी नहीं है। फिर भी मार्जिन के प्रेशर के चलते हुए आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, जबकि ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है। तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक अपना बेस फाइंड करने की कोशिश कर रहा है L&T। तो बिल्कुल 2175 के लेवल एक अच्छे लेवल रहेंगे L&T को देखने के लिए, क्योंकि जो वर्स्ट है मार्जिन रिलेटेड इश्यूज जो भी थे वो सब प्राइस्ड इन है, और आगे आने वाले समय में दोबारा से वही स्टोरी बिल्टअप होगी कि इलेक्शन ईयर है और उसके कारण से जो बड़े साइज के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो L&T जैसी कंपनियों को मिलेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी 2175 के आसपास बिल्कुल L&T को देखने का। और सीमेंस में भी मेरा मानना है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर रिलेटेड इश्यूज थे, जो ट्रांसफार्मर यूनिट सेल को लेकर, वो भी बाजार ने अब धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब यहाँ पर भी एक अपसाइड मुझे नजर आती है। 3450 का लेवल मेरे लिए भी सीमेंट्स में अभी बाइंग का लेवल रहेगा।
एबीबी और कमिंस पर मेरी अभी कोई बाय की सलाह नहीं है। ओके, इस महीने एक स्टॉक जिसने काफ़ी तंग किया लोगों को वो है डॉक्टर रेड्डीज। और पिछले महीने इस स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई लगाया था। वीरू और मैंने रोज स्टॉक को स्पॉट किया था पिछले महीने। क्या टर्न हुआ ये स्टॉक नंबर्स के बाद। और एक बार जरा लेकर आइए स्टॉक। पहले आज का स्टॉक देख लेते हैं कि ये एक महीने का चार्ट करीब करीब 7% का मूव यहाँ पर डाउनवर्ड साइन में, और ये नंबर्स के बाद एक मूव आया था। आज भी स्टॉक अब इस समय डे लो पर, और एक वजह इसका 3 महीने का चार्ट लेकर आइए, उससे एक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के मूव्स स्टॉक ने देखे हैं। ये देखिए, पहले वो वीरू क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन, और अब सिर्फ 1.5% नीचे रहेगा। यहाँ पर आशीष जी ऑब्वियसली नंबर्स आए और थोड़ा मार्केट को रिस्क फैक्टर लगा यहाँ पर, यूएस में प्राइसिंग प्रेशर है या नहीं, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी है इसको वापस बाय करने के लिए डॉक्टर रेड्डीज को? जो फार्मा स्टॉक्स में जो वोलेटिलिटी है वो काफी बनी हुई है। यदि आप देखें, चाहे ग्लैंड हो या डीवीज हो या डॉक्टर रेड्डी हो, यदि आप वोलेटिलिटी को इतना झेलने के लिए तैयार हो तो वो आपको फार्मा स्टॉक में भी एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी जो यूएस डेट सीलिंग रिलेटेड जो इश्यूज बने हुए हैं यूएस मार्केट में और जो अनस्टेबिलिटी है उसके एक डायरेक्ट यदि उस पर कॉल लिया जाए तो इनफैक्ट फार्मा सेक्टर पे भी उसका इफेक्ट काफी आता है जो कंपनियां यूएस मार्केट में ऑपरेट करती है। तो मेरी सलाह रहेगी अभी भी डॉक्टर रेड्डी को अवॉइड करने की। मैं प्रेफर करूंगा इसकी बजाय सिप्ला जैसा स्टॉक है या ऑरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक है वहां पर बाय करने के लिए। और डीआरएल पे मेरी बाय की सलाह करीब 4350 रुपए के आसपास किसी और करेक्शन में रहेगी, पर इस लेवल पे अभी बाय ना करें। इस बीच फिर प्रकाश सर के पास चलते हैं और उनके एक ट्वीट पर राय लेते हैं। आज जब अनुज ने पहला कॉल लिया था पोस्ट ओपनिंग, बजाज ऑटो था ना आज, और वो कॉल गई थी स्क्रीन पे 9 बज के लगभग मेरे ख्याल से 21 मिनट के आसपास करीब लेवल था 4543 का। अभी करीब 4615 पे ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे हाई जो लगा था स्पॉट में वो था 4640। प्रकाश सर, जो ये स्ट्रक्चर है और जिस ये ऑल टाइम हाई है इसका 2 बजे के आसपास लगा था, क्या इसको होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें? ये क्योंकि ये करीब 10 दिन रहा रेस्ट मोड में और उसके बाद फाइनली कल पॉज था उस रेस्ट मोड का और आज शूट अप कर गया। समझदारी इसको बुक करने में है या होल्ड करने में है, थोड़े कन्विक्शन के साथ, थोड़ा रिस्क लेकर? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली इसका टारगेट 4650 था, वो अचीव हो चुका। प्रॉफिट अचीव हो गया टारगेट, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्या ये ट्रेंड इंटेक्ट है? ऑफकोर्स है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। स्ट्रेच्ड है, जब स्ट्रेच होगा तो अनस्ट्रेचिंग हो सकती है या स्ट्रेच रह सकता है। अब यहां पर अगर किसी को होल्ड करना है तो बहुत टाइट स्टॉप चाहिए। वो टाइट स्टॉप चाहिए 4600 का, अब ट्रेड कर रहा है 4615 का। तो अगर 15 रुपए का कोई रिस्क ले सकता है तो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट फिर 4700 के भी हो सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनता है। एक बात जरूरी है, 15 रुपीज स्टॉप, नॉट मोर देन दैट। 15 रुपीज स्टॉप, नॉट मोर देन दैट। मार्केट में अच्छी रिकवरी एक्चुअली। अब बैंक निफ्टी जो है अब तैयारी कर रहा है, क्या ये ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है? 43,572, अब वो फ्रॉम डेज लो वापस लेकर आइए एक बार जरा। अब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रिकवरी होने वाली है बस, और 25 पॉइंट 175 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है बैंक निफ्टी में लो पॉइंट से। 183 पॉइंट की रिकवरी अब हो चुकी है। और निफ्टी भी अब देखिए 18,258, शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 100 पॉइंट नीचे रह गया, और मिड कैप इंडेक्स में तो खैर है ही तेज़ी। एक्सिस बैंक में थोड़ी सी रिकवरी है इस समय। एक बार एक्सिस बैंक लेकर आइए इंट्राडे में, वहाँ पर आपको रिकवरी दिखाई देगी। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, इवन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में। और एक और चीज़, एक बार जरा अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, ये दोनों स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे। यहाँ दोनों स्टॉक्स में इस समय रिकवरी, और अदानी एंटरप्राइजेस फिर 2500 के पार, और अदानी पोर्ट्स यहाँ भी 723। तो अच्छे मूव्स यहाँ पर बन रहे हैं। और वीरू, एक और स्टॉक ये हमने 3-4 दिन पहले स्पॉट किया था और शानदार तेज़ी रही इसमें, डीवीज लैब्स। एक बार वो लेकर आइए, और ये फिर आपके लिए एक इंडिकेशन कि अगर आप स्टॉक को सही टाइम पर पकड़ लें और खासतौर से अर्निंग्स के बाद अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब ये देखिए डीवीज लैब, अरे डीवीज लैब एक अच्छे क्रिटिकल ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये 10 मई का यानी इस दौर का स्विंग हाई जो है वो काटता हुआ। मानस, एक बार जरा देखेंगे डीवीज लैब को। डीवीज लैब 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर था, कल इसका क्लोज उसको रीगेन करके हुआ था, और इस बार मल्टीपल टाइम्स। अब आप देखिए मानस, जब ये ब्रेकडाउन हुआ था 12 मई 2022 को,
2 बार छुआ लेकिन कोलैप्स हो गया, लेकिन इस बार विद इन द स्पैन ऑफ आई थिंक मंथ इट्स थर्ड अटेम्प्ट टू वॉलेट 200 एक्सपेंशन वगैरह जो जिस पे सक्सीड भी हो रहा है। आपका व्यू माना इस स्टॉक पे, प्लस कोई ऑप्शन व्यू इन जून? बिल्कुल। तो देखिए व्यू बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 दिनों से अगर पैटर्न देखेंगे तो वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक्चुअली रिवर्सल का साइन तो 2 दिन पहले ही आ गया था, जब स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। इस ब्रेकआउट का इंतजार था जो आज हम देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस ब्रेकआउट के बाद आपको 3650 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। और जून मंथ की बात करें तो 3440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 91 पे ट्रेड हो रहा है। तो डीवीज लैब का 3440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जून मंथ का 91 रुपीज पे। स्टॉप लॉसेस 59 के नीचे लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ अगर मूव आ गया तो आपको मेरे ख्याल से 150 से 175 तक के भाव इस डीवीज लैब के 3440 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट एक बार और कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। LTI माइंट्री, ये इस समय डे हाई पर और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। सुबह सुबह हमने PFC स्पॉट किया था। मुझे अच्छे से याद है, हमने सुबह सुबह के शो में PFC की बात की थी, और उसके बाद सातपुते जी ने कॉल भी दी थी इसके ऊपर। ये स्टॉक एक अच्छी इस समय इनफैक्ट रिकवरी दिखा रहा है, 170 से ऊपर इस समय ये स्टॉक अच्छी रिकवरी यहाँ पर। इंटरग्लोब में एक अच्छा मूव, और TVS मोटर, क्या कहें इसके बारे में, तो लगातार शानदार मूव यहाँ पर TVS मोटर में। आशीष महेश्वरी, TVS मोटर अब दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव 2 व्हीलर स्टॉक्स में से एक होगा शायद। यहाँ पर क्या किया जाए? कितनी 40-45 की पीओ पे होगा? जबरदस्त, 50 के करीब आ गया। 50 के हो गया। हाँ। आशीष महेश्वरी जी, प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देख के आप टीवीएस के स्टॉक को नहीं बाय कर सकते, पहली बात तो ये, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आपको हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो काफी सस्ते दिखाई देंगे। आज स्टॉक 52 हफ्तों के अपने उच्चतम स्तर पे आ गया है। मार्केट कैप वाइज भी आज 60,000 करोड़ का मार्केट कैप टीवीएस मोटर ने टच किया है। तो बिल्कुल आपको इसमें जो 2-3 बातें वो ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, क्योंकि हीरो और बजाज का जितना भी मार्केट शेयर का लॉस हुआ है पर्टिकुलरली सदर्न मार्केट में या 2 व्हीलर नॉन गियर सेगमेंट में, वो टीवीएस मोटर ने अग्रेसिवली कैप्चर किया है कंपेयर टू होंडा मोटर्स के। इसके अलावा जो उनके 2 व्हीलर ईवी में भी अग्रेसिवली जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो 1 लाख रुपए की प्राइस रेंज में है, उसका भी काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। तो मेरा मानना है कि यदि प्राइस अर्निंग मल्टीपल को छोड़ के यदि फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बिल्कुल टीवीएस मोटर एक अच्छा पिक है। और हमने देखा है FIs DIs दोनों ने इस स्टॉक में अपना भरोसा दिखाया और कंसिस्टेंटली बायर है वो इस स्टॉक में इस लेवल पर भी। तो यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल स्टॉक में निवेशित रह सकते हैं। जी हाँ, एक फंडामेंटल और टेक्निकल अप्रोच ये है, स्टे लॉन्ग। ये प्रकाश सर का कई बार ट्रेड भी रहा है, कल भी था इनफैक्ट BTSC ट्रेड, और आज की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। अभी मैं इसको दोबारा टेक्निकली अप्रोच करूंगा कुछ देर बाद, जब फाइनली निर्णय लेना पड़ेगा कि अब इसको जून में हम कैसे अप्रोच करें, किन स्टॉप लॉसेस के साथ और किन टारगेट्स के साथ। मीनवाइल एक ब्रेकआउट आ रहा है और आपकी स्क्रीन पे दैट्स आई थिंक SBI कार्ड्स लेके आइएगा प्रशांत। SBI कार्ड्स 897, एक टिपिकल फ्लैग, बहुत अच्छा स्क्रीन पे इसका बिहेवियर भी नजर आ रहा है। कोई व्यू प्रशांत इस पर आपका? जी वीरू जी, ये कंसोलिडेशन जोन में काफी वक्त से एक बड़ी रैली के बाद, और अभी हम देखें ऑलमोस्ट 900 के कगार पे, यहाँ पे 885 885 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हो। ये अगर 900 902 के जोन को क्रॉस कर जाए, मुझे लग रहा है 925 भी दिखा सकता है। तो 885 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। अच्छा ब्रेकआउट SBI कार्ड में। PFC की बात की थी तो उसके साथ ही एक स्टॉक मूव करता है REC। वो ऑब्वियसली दोनों कंपनियां सेम पैटर्न में मूव करती हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा मूव। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक अच्छा मूव यहाँ पर। लार्सन में अच्छी रिकवरी इनफैक्ट लोअर लेवल से। निफ्टी को संभालने में काफ़ी अच्छा हाथ लार्सन एंड ट्यूब्रो का। दिन में जब मैं YouTube लाइव कर रहा था तब ये डे लो पर था, और अब ये डे हाई पर। यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी इनफैक्ट। गाबा सर, लार्सन एंड ट्यूब्रो अच्छा रिकवरी यहाँ पर। कोई ट्रेड इधर? आई थिंक यस, एग्रेसिव कॉल है L&T। अच्छा बेस बना है, डबल बॉटम बना है, 5-6 दिन से डाउन मूव नहीं मिल रहा, देने की जगह अच्छी है, एग्रेसिव ट्रेड है। स्टॉप होगा 2180, ट्रेड करा है 2198, कहां तक जा सकता है? आई थिंक 2240 पॉसिबल है। एग्रेसिव ट्रेड है लेकिन लेना चाहिए, वेरी गुड चांस कैन गो अप L&T। L&T आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और 2170 2190 2200 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करता हुआ। एक बार बाटा लेके आइएगा, 2% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और बाटा एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहा है। याद रखिएगा ये स्टॉक पूरा मतलब मैं कह सकता हूँ CY22 पूरा विथ कैलेंडर वर्ष 2022
और इनफैक्ट जनवरी फरवरी मार्च में कोलैप्स था, कंप्लीट कोलैप्स था, लेकिन मिड अप्रैल से इसमें पुल बैक है 1400 से लेकर 1564। अब मैं आपके सामने पूरे स्पेस को रखता हूँ। आशीष माहेश्वरी जी ध्यान दीजिएगा, बाटा का ये पेन, बाटा का ऑल टाइम हाई है लगभग 2240 का, अभी प्राइस है 1564। मेट्रो ब्रांड्स के आपने नंबर देखे, मेट्रो ब्रांड्स मेरे ख्याल से आज अगर अपने करियर के हाई पे ट्रेड कर रहा होगा, इट्स 960 एट ऑल टाइम, यस इट्स मोर और लेस ऑल टाइम हाई। इसने रिविजिट किया है अपने अक्टूबर 2022 के हाई को। आप इस स्पेस में, फुटवियर स्पेस में कुछ खरीद रहे हैं क्या, या फिर क्लाइंट्स को राय दी गई है खरीदने की? इनफैक्ट आपको ध्यान हो, ये तो मैं हमेशा से ही मेट्रो ब्रांड्स खरीदने के फेवर में रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अपना ग्रोथ दिखाया है और जो उनका रिटेल एक्सपेंशन है वो काफी अग्रेसिव है, और जो ब्रांड्स भी हैं उनकी बहुत अच्छे से नर्चरिंग सारे सेगमेंट में उन्होंने की है। जहाँ तक बाटा की बात करें तो हमने देखा कि इनफैक्ट दिसंबर से मार्च क्वार्टर में भी सेल में भी एक डिप आया है, और प्रॉफिट में भी 83 से शायद 65 करोड़ का प्रॉफिट रह गया था उनका। तो मुझे नहीं लगता कि बाटा को अभी भी बाय करना चाहिए। यहाँ पे मेट्रो ब्रांड्स अब एक लीडर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, तो मैं अभी भी 960 का लेवल जरूर है, बट फिर भी मेट्रो ब्रांड्स के साथ में ही रहना चाहूंगा। मेरा मानना है ये इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 1100-1200 रुपए तक भी जाने का, क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे मेट्रो ब्रांड्स के। लेकिन आशीष आपकी राय कैंपस पे क्या होगी, क्योंकि कैंपस की जो लिस्टिंग थी जैसी भी हो, लेकिन लिस्टिंग के बाद मेरे ख्याल से कैंपस की लिस्टिंग हुई थी 350 के आसपास, उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया करीब 642 का, लेकिन अब कोलैप्स हो रहा है। 355 मेरे भाव पे स्क्रीन पे भाव है। और जब एक बार एक ऐसी लिस्टिंग 1 साल 2 साल की समय अवधि के अंदर अपनी लिस्टिंग प्राइस को सरेंडर कर देती है, तो फिर रिस्क ऑफ लूजिंग प्रिंसिपल मनी, वो रिटर्न्स को तो छोड़ दीजिएगा, वो भी जाने लगता है। तो क्या यहाँ से एग्जिट करके मेट्रो ब्रांड्स पे जाएं, या फिर एटलीस्ट कैंपस में एग्जिट बनता है क्या एक? नहीं, मेरा तो एग्जिट कॉल ही है कैंपस के ऊपर भी, क्योंकि 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पर कैंपस लेने का तो मुझे कोई सेंस ही अभी भी समझ नहीं आता, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज्यादा है कंपनी का, और जो नंबर्स आए हैं वहां पे भी हमने यहाँ कैंपस में भी एक स्लो डाउन देखा है। मैंने आपके चैनल पे भी 450 के लेवल पे भी इस स्टॉक में से एग्जिट का एडवाइस दिया था, और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी धीरे धीरे करके स्टॉक में से निकल रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े समय पहले शायद समीर अरोड़ा जी का भी आपका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने भी शायद यही शेयर किया था व्यू कि वो भी कैंपस में से एग्जिट कर चुके हैं। तो मेरी भी सलाह स्टॉक में से एग्जिट करने की रहेगी, और मेट्रो ब्रांड्स ही यहाँ पे फोकस करना चाहिए। मेट्रो ब्रांड्स पे फोकस करें, वो बेटर रहेगा। अच्छी रिकवरी मार्केट में, जैसे हमने कहा, काफ़ी स्टॉक्स अब इस समय डे हाई पर। एक और स्टॉक कोफोज लेकर आइए जरा। एसआरएफ डे हाई पर। परसिस्टेंट सिस्टम्स मिड कैप आईटी में एक्चुअली अच्छा ट्रैक्शन है पिछले कई दिनों से, और यहाँ पर अभी भी स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट इस समय परसिस्टेंट सिस्टम्स भी अच्छा कर रहा है। आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं हमारे साथ। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, जो आज स्टॉक हमारा होगा, पहले तो डिस्क्लेमर, स्टॉक को हम पोर्टफोलियो में रखते हैं, और स्टॉक हमारा पुराना फेवरेट है टाटा एलेक्सी, और बहुत ही बढ़िया बेस बिल्डिंग इस स्टॉक ने कर लिया है अनुज। और आप देख रहे हैं किस तरह से वॉल्यूम के साथ आज एक स्टॉक में डिसाइसिव ब्रेकआउट टेक्निकली हमें देखने को नजर आया। ये जो पूरी केस थी में कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी टाटा एलेक्सी है। केपीआईटी जैसी कंपनीज इसके बड़े बेनिफिशियरी हैं। तो हमें लगता है टाटा एलेक्सी में अब एक अच्छा पैटर्न बना है, और यहाँ पर पे 7,080 पे एक अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म लेवल्स पे। तो 7,080 के नीचे मेरे हिसाब से के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर एक पोजीशन टाटा एलेक्सी के अंदर में देखी जा सकती है। ऊपर में मेरा मानना है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म टेक्निकल पैटर्न के लिहाज से देखूं तो एटलीस्ट 7600 की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ नजर आता है। बट जिस तरह से लॉन्ग टर्म टेलविंड सेक्टर के अंदर में बनी हुई है, हमें लगता है इस स्टॉक में बहुत ऊपर के पोटेंशियल आपको आने वाले समय में देखने को नजर आ सकते हैं। बट एक अगर से थोड़े दिन शॉर्ट टर्म का व्यू लूं तो 7600 की अपसाइड मुझे टाटा एलेक्सी के स्टॉक में देखने को नजर आती है। टाटा एलेक्सी सुबह पैनल में आज पहला सौदा में और मुनाफे की तैयारी में, ये आज आशीष बैती जी की कॉल भी थी, अच्छा करती हुई टाटा एलेक्सी, और मेरे ख्याल से इसका टारगेट भी हिट हो गया है, और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है ये 7600 का लक्ष्य था, और ट्रेड करता हुआ स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। इट्स 7 नहीं माफ कीजिएगा, लक्ष्य था करीब 7280 का, हाँ मोर और लेस हो गया वो टारगेट हिट है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और जिक्र करते हैं, फिर यथिन के पास चलेंगे कुछ देर में, क्योंकि मूव आ रहे हैं। अभी अनुज ने आरएसी का जिक्र किया था, इट्स डूइंग वेल। आज सुबह हमने एक ट्रेड पिक किया था डीएलएफ, और इस
ने आज एक पुल बैक दिया था। मानस, मैंने सुबह आपसे वो टेक लिया था, मेरे ख्याल से मिड वे में था ये स्टॉक उस वक्त, और अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस, आपको लग रहा है कि ये 477, 78 की ट्रैजेक्टरी पार हो जाएगी, एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा रेस्ट लिया टेंडेमा के आसपास? बिल्कुल, देखिए करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और पैटर्न को देख के तो यही लग रहा है कि हमें ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 480 रुपए के ऊपर कम से कम 30-40 रुपए का मूव आपको डीएलएफ में जरूर देखने को मिल सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा रियल्टी स्पेस देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़िया लग रहा है, ओबराय रियल्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो शायद डीएलएफ में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा आज या कल में। तो ऑप्शन में ट्रेड कर लें। जून वाला जो 480 का कॉल ऑप्शन है डीएलएफ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 18 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 12 रुपए के स्टॉप लॉस से 30 रुपए के टारगेट के लिए आप डीएलएफ का 480 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, डीएलएफ आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब हमारी खास जो पेशकश है, क्या चल रहा है, उसमें बातचीत करते हैं यतिन से। एक एक करके दो स्टॉक से बात करेंगे, भारतीय एयरटेल और साथ ही साथ आज टाटा केमिकल। एक स्टॉक डे हाई पर और एक स्टॉक कोलैप्स होके। मैं यतिन टाटा केमिकल से शुरुआत करूँ क्या आज? कल दीपक नाइट्राइट में इतनी बड़ी खबर, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक सेक्टोरियल मूव काफी, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स में मूव था, लेकिन ये टाटा केमिकल कोलैप्स होने का कारण क्या है? तो देखिए, कंसिस्टेंटली हम ये देख रहे हैं ग्लोबली जो केमिकल के प्राइसेस हैं, सोडा ऐश के प्राइसेस हैं, वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। एक बार क्योंकि चाइना ओपन अप हो गया, बहुत सारे केमिकल्स में और बहुत सारी इंडस्ट्रियल केमिकल्स में आपने एक गिरावट देखी है, क्योंकि एक ओवर सप्लाई सिचुएशन हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर हम आज के खबर की बात करें, स्टॉक 3% इसलिए नीचे है क्योंकि एक 3.5% का प्राइस कट आज भी इन्होंने अनाउंस किया है। अगर हम सोडा ऐश की बात करें तो कहीं ना कहीं टाटा केमिकल यहाँ ग्लोबल लीडर है, लेकिन इनर मंगोलिया में एक नई कैपेसिटी आ रही है, यूरोप में मांग कम है, चाइना से सप्लाई आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेके एक बहुत ज्यादा प्रेशर आपको सोडा ऐश प्राइसेस में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, वहां मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दर्शाया था कि प्राइस स्टेबल रहेंगे, कोई ज्यादा प्राइस कट्स यहाँ से लगते नहीं है, मार्जिन्स बने रहेंगे। तो मुझे लगता है उसके विपरीत आप देख रहे हैं, धीरे धीरे करके प्राइस गिर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम आज की प्राइस कट को गिन ले तो 2022 मिड से ये बड़ा प्राइस कट है और प्राइसेस फिर से एक बार नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। और अगर आप इसका ट्रेंड देख लें टाटा केमिकल्स के सोडा ऐश प्राइसेस का, तो धीरे 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 करके आप देखेंगे तो 35,000 रुपए, 3.5 लाख अगर हम बात करें तो कंटेनर की कॉस्ट आती है, और वो गिर के बिल्कुल एक 10-12% जितना आपको प्राइस करेक्शन वहां आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो नई कैपेसिटीज ग्लोबली आ रही हैं और जो घटती मांग है, उसके कारण इनके की प्रोडक्ट्स का दाम में आपको कटौती दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट ने रीट्रेट किया था वो चीज अब काम नहीं आ रही है। तो शायद एक बाजार इसको एक शार्प रिएक्शन की तरीके से देख रहा है। स्टॉक लगभग 3.5% की मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। आशीष महेश्वरी जी, कोई व्यू आपका टाटा केमिकल्स को या इस पूरे सेक्टर को लेकर? देखिए, एक इशू है कि जो सोडा ऐश का जो ज्यादा यूज होता है वो क्लीनर्स, डिटर्जेंट, इन सारे प्रोडक्ट्स में ही मैक्सिमम यूज होता है। और मेजर इशू ये है कि जैसा यतिन भी बता रहे हैं कि काफी कैपेसिटी में एडिशन हुआ है और थोड़ा सा एफएमसीजी कंपनीज की तरफ से डिमांड में भी थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी स्टॉक को बाय ना करें, क्योंकि अभी जो प्राइस करेक्शन का ट्रेंड है उसके कारण से इन्वेंट्री लॉसेस भी काफी रहते हैं जो बड़ी साइज की कंपनीज हैं, तो अवॉइड करने की सलाह है टाटा केमिकल में। टाटा केमिकल अवॉइड करने की सलाह है 954। और इस दौर में जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं फरवरी से लेकर चलूँ या फिर जनवरी से लेकर चलूँ, तो इसका एक लो रहा है करीब 922 और 954 पे ट्रेड करता हुआ। यतिन, भारतीय एयरटेल, इतनी खुशी, इतनी तेजी क्यों आज? तो देखिए, लोग तो आज सुबह फोन करके पूछ रहे थे कहीं टैरिफ हाइक तो नहीं हो गया है, क्या हुआ। और क्योंकि पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट डाला था, सुनील मित्तल निर्मला सीतारमण जी से मिलने गए थे, तो काफी स्पेकुलेशन था क्या हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, लोगों को जानने की जो है बहुत उत्सुकता थी। लेकिन ऐसा कोई भी टाइप का प्राइस रिवीजन या कोई टाइप का रिलीफ टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, आज मक्वेरी की एक रिपोर्ट जरूर आई है भारतीय एयरटेल पे, जहां वो 1,000 रुपए का टारगेट स्टॉक पे दे रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में इनकी सबसे बड़ी प्रेफर्ड पिक की तरीके से भारतीय एयरटेल आ रही है, क्योंकि यूबीएस और मक्वेरी और बहुत सारे ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि अब सेक्टर में डुओपोली हो चुकी है। और क्योंकि टैरिफ नहीं बढ़ रहे हैं तो डुओपोली की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमको लगता है कि अगर प्राइस हाइक हो जाता या टेलीकॉम में एक टैरिफ हाइक हो जाता
तो शायद वोडाफोन के लिए एक रिलीफ होती, लेकिन क्योंकि टैरिफ हाइक ही नहीं हो रहा है तो मैसिव सब्सक्राइबर चर्न भी हो रहा है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है। इनफैक्ट मैक्वेरी को लगता है कि ये फोर्सफुल कंसोलिडेशन दिख रहा है क्योंकि आरपू नहीं बढ़ रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज से, और शायद इसीलिए वोडाफोन आइडिया जो सबसे थर्ड वीकेस्ट प्लेयर है उसको एक रिस्क मान के चल रहे हैं वो। इनफैक्ट इनको लगता है कि एक बार ये डुओपोली का स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो गया अगले 4-5 सालों में, तो शायद यहां से उनके एस्टिमेट से 35% ज्यादा एबिटा डिलीवर कर पाएगी भारती। तो ब्रोकरेजेस बुलिश हैं और शायद रिजल्ट्स के बाद जो 1-2 दिन की सुस्ती थी अब वो कैचअप होना शुरू हो गया स्टॉक फिर से। बिल्कुल, और काफ़ी 2-3 दिन से इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी थे। जैसे आज मैं सुबह कह रहा था वीरू, ऑलमोस्ट मैंने इसको स्पॉटलाइट में इंक्लूड किया था आज, और अच्छा मूव यहाँ पर। गाबा सर, ब्रेकआउट लग रहा है भारतीय एयरटेल में? एक्चुअली यस, मुझे भारतीय एयरटेल पसंद तो है। इनफैक्ट 2-4 दिन से एक नजर में आ रहा था और बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, और कम से कम 1 महीने के कंसोलिडेशन के बाद 820 नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 850 जाना चाहिए। यस, 815 का टाइट स्टॉप लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन यस अप मूव ऑन है। भारतीय एयरटेल अप मूव ऑन है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और ये इस वक्त मोर और लेस CY23 के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आर्केट कर रहा है। बहुत शानदार कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है आज। मानस की कॉल थी IDFC फर्स्ट बैंक 6760 डे हाई पर, और ये जा रहा है ऑलमोस्ट अच्छा IDFC, माफ़ कीजिएगा, इट वाज IDFC। मैं यहाँ IDFC फर्स्ट बैंक का जिक्र कर रहा था यहाँ पे। आशीष चतुर्मोता जी, IDFC फर्स्ट बैंक देखेंगे 6760 डे हाई पर। जी, तो देखिए, इसको प्योर टेक्निकल पैरामीटर्स में बात करता हूँ। बहुत ही बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर स्टॉक ने पिछले 5-6 दिन कंसोलिडेशन किया, और आज जिस तरह के वॉल्यूम के साथ पिछले 4 दिन के हाईज को निकाल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 73-75 तक की ट्रेजेक्टरी इसमें बहुत ही जल्द देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट 66 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो 66 को कोई स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पर पे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। और ये 73 भी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म लक्ष्य है, बट जिस तरह का ब्रेकआउट, डिसाइसिव मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हो रहा है, तो ये आप देखेंगे 2018 अक्टूबर के हाईज इवेंचुअली इस स्टॉक में 71-72 के ऊपर क्रॉस होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए फिर अब काम करते हैं। 240 हो चुका है, तो 4 का चौका लेते हैं, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत से। प्रशांत जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, मिड कैप आईटी मुझे इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है, और यहाँ पे कोफोर्स ने एक अच्छी डिप ली है, तो इसकी जो जून महीने की 4300 4300 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 150-160 के बीच है, तो यहाँ पे मैं 110 का स्टॉप लॉस रखूंगा 110, और जो टारगेट मेरा होगा वो 210 का टारगेट 1, तो 230 टारगेट 2 होगा। ओके, कुफोज की कॉल लेनी है आपको जून की, यहाँ पर 4300 की कॉल, ये इस समय कॉल प्रशांत जी की। मानस, FNO सुपरस्टार। देखिए, जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि रियलिटी स्पेस पे ध्यान है मेरा, और बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, उनमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है, जहां पर पिछले करीब 4 दिनों से 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आज हमें एक ब्रेकआउट डेली चार्ट में देखने को मिला है। 1370 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी बेहतर हो रहे हैं। आई थिंक स्टॉक वापस अपने पिछले हाईज को टच कर सकता है, इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1349 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1349 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, खरीदारी करेंगे। 1420 तक के टारगेट्स इस फ्यूचर्स में, जून के फ्यूचर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1360 वाला जून का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 58-59 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 44 रुपए का 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 1360 का कॉल ऑप्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज का, 90 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक गोदरेज प्रॉपर्टीज में ऑप्शन का बाय का ट्रेड है, और अच्छा करता हुआ गोदरेज DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। 4 का चमत्कार आशीष चतुर्मोता जी से लेंगे। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, मैं इसमें जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, अगेन एक डिस्क्लेमर के स्टॉक हम ओन करते हैं पोर्टफोलियो में, बट बहुत ही बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका बना है। स्टॉक है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इसको आप देखेंगे वीरेंद्र की अपनी लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे गया था 1440, वहां से नीचे करेक्ट होके 870 तक आया,
और ये जो 870 से लेके कुछ 1200 तक का जो कंसोलिडेशन है, इसको स्टॉक ने पूरे 2 साल कवर किया। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। मेरे हिसाब से इसको एक क्लियर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर मानता हूं मैं, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 1170 पे बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है, जिसके लक्ष्य आते 1400 जो कि पुराने ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्ट्री है। तो मुझे लगता है यहां से 200 रुपए तक की अपसाइड एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। इसके अंदर एक ही चीज है कि स्पेशलिटी केमिकल के अंदर ये काफी अच्छा काम कर रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में इनका काफी काम ये कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे जो स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेल्स बनाने के लिए काम आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी इस कंपनी के अंदर में क्रिएट करती हुई नजर आ सकती है। ओके, एमी ऑर्गेनिक्स 1222 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, ये क्या इसका ऑल टाइम हाई है? नो, नॉट एग्जैक्टली, ये इसका अक्टूबर 2021 के बाद का स्विंग हाई है, अभी भी जो लगा है। आशीष महेश्वरी जी, आपका कॉल क्या रहेगा बताइए, आपका मिड कैप फंड? मेरा मिड कैप जो पिक रहेगा वो रहेगा हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। ये कंपनी है जो स्टील के पाइप्स बनाती है, ERW और GI पाइप, और करीब 8-10 टाइप के पाइप्स हैं जो रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, टेलीकॉम सभी तरफ यूज होते हैं। अब 27 तारीख को कंपनी के नतीजे हैं और हमने देखा पिछले 2 क्वार्टर में 4 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 13 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था उनका पिछले क्वार्टर में। और ये वाला क्वार्टर भी, क्योंकि बाकी सारी स्टील कंपनियों के बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए, तो मुझे लगता है ये क्वार्टर में भी काफी अच्छे नतीजे हाईटेक पाइप्स के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि क्वांट म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा के करीब 5% तक कर लिए। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। ये 4 ट्रेड्स है आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर्स ट्रेड, टेक्निकल चार्ट और साथ ही साथ मिड कैप फंड। प्रशांत सावंत जी से शुरुआत हुई थी आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में, और ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आएगा। एक फंडामेंटल कॉल थी, एक टेक्निकल और एक डेरिवेटिव कॉल और एक ऑप्शन कॉल। कोफोर्ज की मिड कैप आईटी में 43 यूनिट की कॉल फॉर ए टारगेट ऑफ 210 आपको बाय करनी है। उसके बाद हम गए मानस के पास, आज का एफ सुपर स्टार पिक करने के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज का उन्होंने ऑप्शन व्यू भी दिया और फ्यूचर्स पे करीब 1420 का टारगेट। एमी ऑर्गेनिक्स आशीष चतुर्वेदी जी की आज टेक्निकल कॉल थी, चार्ट्स का चमत्कार, और आज जो मिड कैप फंड था आशीष महेश्वरी जी का, वो आपकी स्क्रीन पे हाईटेक पाइप्स लगभग 74-40 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। अब बात करेंगे अर्निंग्स की, और कुछ महत्वपूर्ण अर्निंग्स हैं M&M, ONGC, ग्रासिम और BHEL। सुमित, पहले 4 पहिए वाली गाड़ी की बात करते हैं। M&M पहले BHEL ही पूछोगे आप सीधे? नहीं, पूछ लेंगे, कोई दिक्कत की बात। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबसे पहले इनके नंबर्स के साथ ही शुरुआत करता हूं। जो अनुमान लगा के बाजार चल रहा है कि M&M के केस में Q-on-Q बेसिस पे नंबर्स ज्यादा बेटर होंगे YOY कंपैरिजन। हालांकि YOY भी नंबर्स अच्छे रहेंगे, 35% के आसपास बढ़त रहने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही के अंदर। और रेवेन्यू फ्रंट पे 6% की बढ़त, 79,691, करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इस तिमाही में बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे परफॉर्मेंस में 12.5% के आसपास के मार्जिन और 2,761 करोड़ के करीब 40% का एक EBITDA में जंप, और मार्जिन में भी रफली 2%, 3% के आसपास का सुधार देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम करीब 2.25 लाख से 3.25 लाख के आसपास YOY बेसिस पर रहने का अनुमान है। रियलाइजेशन रफली 7.97 लाख से घटकर 7.53 लाख के आसपास इस तिमाही में आ सकते हैं। ये YOY बेसिस पर नंबर है। तिमाही दर तिमाही पे रियलाइजेशन इंप्रूव होगा, जहां पे YOY बेसिस पे गिर रहा है। इसके अलावा जो वॉल्यूम है वहां पर थोड़ा तिमाही दर तिमाही में थोड़ा सा डिप आ सकता है, लेकिन रियलाइजेशन बेटर है, इसलिए नंबर से भी रिफ्लेक्शन बेटर साइड पे देखने को मिलेगा। इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है, तो उसका एक इम्पैक्ट मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग देखी हमने XUV 700 नई स्कॉर्पियो की तरफ से, और वो भी इसी क्वार्टर के अंदर पैन आउट होंगी। तो ये कुछ अच्छी बुकिंग, अच्छे पिकअप्स वो कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगी, और अच्छे नंबर्स तिमाही में YOY और सीक्वेंशियल बेसिस पे आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। ओके, चलिए बात होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की। बाय द वे, एक बार मार्केट देखिए आप, निफ्टी ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है, 18,263 पर इस समय, उसको भी रिविजिट करेंगे। लेकिन प्रशांत जी, M&M, इस पर कोई चार्ट चेक आपका काफी स्ट्रांग रहा है ये स्टॉक? ओवरऑल अनुज, अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें तो इसमें मारुति सबसे स्ट्रांग था, और M&M कंसोलिडेट कर रहा था। 1280 स्पॉट में इसके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग दे दे तो मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली 1330 तक जा सकता है। तो अभी जिनके पास पोजीशन हो वो 1260 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इनको मोमेंटम चाहिए, वो 1280 के ऊपर क्लोज हो जाए, सेम स्टॉप लॉस 1265 के स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए, और मेरे हिसाब से आप 1330 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं।
ये हो गया M&M 1271 पे ट्रेड करता हुआ। दूसरी अर्निंग से बात करते हैं। चलिए BHL की बता दीजिए सुमित, कोई दिक्कत की बात नहीं। BHL के साथ ही शुरुआत कर ला। चलिए BHL के केस में भी जो बाजार ने पिछली तिमाही के नंबर देखे थे वो एक सरप्राइज था BHL के लिए, क्योंकि घाटे से मुनाफे में गई थी। इस बार ही वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और बहुत बढ़िया नंबर YOY बेसिस और सीक्वेंशियल बेसिस दोनों आधार पर आने का अनुमान है। लो बेस का इफेक्ट भी रहेगा और अदरवाइज भी रेवेन्यूज 13% के आसपास बढ़ने का अनुमान है और मुनाफा करीब करीब 918 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। इसके अलावा मार्जिन 16-16%, 14% के कंपैरिजन में, और EBITDA 1425 करोड़ जो कि करीब 1152 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान है। तिमाही आधार पर कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे, नंबर्स इंप्रूव होंगे, इनपुट कॉस्ट कम हुई है उसका इम्पैक्ट कंपनी के EBITDA पर रहेगा। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी कंपनी की जो इस बार की ऑर्डर इनफ्लो है वो भी अच्छे रहेंगे। मेजरली सभी कैपिटल गुड्स में सीमेंट्स या बाकी जितनी कैपिटल गुड्स की कंपनियां उनके नंबर्स अच्छे थे, बारिंग L&T, तो शायद पिकअप यहाँ पर प्योरली आता हुआ दिखाई पड़े अच्छे नंबर्स के तौर पे। ये सुमित पानी पीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा लंबा नहीं BHL के नंबर से इतने अच्छे बताया ना आपने, तो दिल खुश हो गया। आशीष महेश्वरी जी, BHL पे आप कहते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, एक पैसे का अगर आप देखिए सरोकार नहीं है, बस मन है जो खुश हो जाता है। आपका व्यू BHL पे, स्पेशली रेलवे से काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और इनको ये जो इनका नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कारोबार है उसमें थोड़ा सा जो कह रहे हैं ना कि अगले कुछ वर्षों में उसका रेवेन्यू करीब 50% ले आएंगे, क्या ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? आपका व्यू इस प्राइस पर BHL पे? लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ा सा था वर्किंग में इम्प्रूवमेंट, अब BHL के भी देखने को मिलने लगा है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा उम्मीद से थोड़े बेहतर नतीजे थे, फिर भी ब्रोकरेजेस के कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव इस पे कॉल देखने को नहीं मिले हैं। आप देखें ज्यादातर ब्रोकरेजेस या तो स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं या इस पे बियरिश ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि BHL एकमात्र कंपनी ऐसी है इस सेक्टर में जहाँ पे बड़ी सरप्राइजेस आती है हमेशा नंबर्स की, और थोड़ा कंसिस्टेंसी का अभाव है यहाँ पर। तो मैं अभी वेट एंड वॉच मोड में रहूंगा BHL के। वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे आशीष महेश्वरी जी। इस पर टेक्निकल सेंस ले लेंगे, लेकिन उससे पहले अर्निंग्स की कुछ और बात करते हैं। सुमित, ONGC क्या व्यू है? देखिए ONGC के केस में थोड़ा सरप्राइज भी आ सकता है, क्योंकि ONGC केस में अब तक जितनी अपस्ट्रीम कंपनियों में नंबर्स आए हैं, ऑयल इंडिया के नंबर्स भी आए हैं और उसके बाद अब ONGC के नंबर है। ऑयल इंडिया के नंबर तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन अब देखते हैं ONGC कैसे नंबर पोस्ट करता है। हालांकि अनुमान है कि 5% का एक डिप कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मुनाफे फ्रंट पे करीब 0.5% के आसपास की गिरावट इस तिमाही में देखने को मिल सकती है कंपनी के मुनाफे में। साथ ही साथ अगर कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें तो करीब फ्लैट, और मार्जिन भी मोर लेस 56% के आसपास का एक मार्जिन कंपनी इस तिमाही के अंदर पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा रियलाइजेशन मोर लेस फ्लैट साइड पर रहेंगे, EBITDA बिल्कुल फ्लैट साइड इस तिमाही के अंदर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। नेचुरल गैस के जो वॉल्यूम्स है वहां पर एक डिप है, जो कि YOY बेसिस पर 1% का स्पाइक है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे एक डिप वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रियलाइजेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो $53 पर बैरल के आसपास का रियलाइजेशन बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक फ्लैट टू नेगेटिव बाइस पर ONGC के नंबर्स रहने का अनुमान बाजार एस्टिमेट कर रहा है एटलीस्ट। ओके, अच्छा ONGC बात मैं करूंगा, उससे पहले सुमित से बार ग्रासिम पे भी मैं इसलिए आउटलुक लेता हूं क्योंकि ग्रासिम इस बार जो रोलोवर शीट है उसमें विद इन द निफ्टी 50 टॉप कर रहा है। आई मीन एक सेकेंड, जी हाँ, ग्रासिम आपकी स्क्रीन पे करीब 1700 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ, और ये इस बार रोलोवर्स की शीट पे सबसे ऊपर है। आई थिंक पहले नंबर की बात करते हैं। आशीष महेश्वरी जी, ONGC के नंबर्स का अनुमान आपने सुना, ONGC पे आपका टेक क्या है? ONGC में इनफैक्ट करस्पॉन्डिंग क्वार्टर देखें तो सबसे बेहतरीन क्वार्टर्स में से मार्च 22 क्वार्टर उनका रहा है, जब 12-12.5 हजार करोड़ से ज्यादा का मुनाफा आया। और हमने देखा उसके बाद में 2 क्वार्टर में करीब 7,500 करोड़ के आसपास का उन्होंने प्रॉफिट किया। पर दिसंबर से फिर दोबारा से वो 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंचे, और मुझे लगता है 11,000 के आसपास जो सुमित जी बात कर रहे थे उसी के आसपास नंबर्स आएंगे। तो कोई बहुत एक्सेप्शनल नंबर्स नहीं है, जो नंबर्स इन लाइन ही है। ये आप देख ही रहे होंगे, स्टॉक में भी कहीं कोई रिएक्शन नहीं है या कोई एक्साइटमेंट नहीं है स्टॉक को लेकर। तो ये न्यूट्रल व्यू है ONGC पे। प्री रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि ये 11,000 करोड़ आने के बाद में कोई स्टॉक 170-175 होगा। स्टॉक इसी रेंज में चलता रहेगा। इस बीच आप निफ्टी बैंक टेक आइए। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केटेड कर रहा है, जो मैं इनफैक्ट प्रश्न कर रहा था ना उससे,
इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े 2 पुट राइटर को एटलीस्ट सिक्योर करने की एक कोशिश, वो उस जोन के ऊपर कम से कम क्लोज हो जाए ना। एब्सोल्युटली वीरू, क्या शानदार स्टर्निंग रिकवरी। और अभी तो 3 PM मूव बाकी है मार्केट में। अब वो किस डायरेक्शन में आएगा पता नहीं, लेकिन मार्केट ने आज फिर लोअर लेवल डिफेंड किया। और वो जो 20 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल दोनों मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी है। निफ्टी बैंक का एग्जैक्टली डे लो 20 डे एग्जैक्टली, और निफ्टी का 20 DM है, और प्रीवियस डे पे उल्टा हुआ था, लेकिन मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है उस ट्रेजेक्टरी को। पता है अनुज, शॉर्ट करने का मन क्यों नहीं कर रहा है, फिर डर लग रहा है बात करने। कैश फ्लो तो है मार्केट में, आप देखिए ये आपको लगता नहीं कि नहीं, मार्केट कोलैप्सिंग नहीं है, ये मार्केट कोलैप्सिंग बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो एक हमारा एक अनफिनिश्ड टारगेट है ऑल टाइम हाई का, वो आएगा मार्केट में। बैंक निफ्टी में तो बहुत जल्दी आना चाहिए। कोलैप्सिंग मार्केट बिल्कुल नहीं है, ये लोअर लेवल पे बाइंग है। और जैसा आपने बोला, कैश मार्केट में बाइंग है। जब कैश मार्केट में बाइंग है तो ऑब्वियसली लोअर लेवल से रिकवरी फिर विजिबल होती है। और इन्फोसिस देखिए वीरो, अब इन्फोसिस डे हाई पर आ गया, उसने भी काफी पुल किया अब निफ्टी को। निफ्टी तो ग्रीन में आने वाला है 18,280, बहुत इंटरेस्टिंग। और 18,250 पर काफी कॉल राइटिंग हुई थी, 18,300 पर काफी कॉल राइटिंग हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ग्रीन में आ गए तो। जी हाँ। अच्छा, इस बार इन्फोसिस को, आईटीसी को, एलएनटी को, सबको हमने स्पॉटलाइट पे इंक्लूड भी किया था, याद रखिएगा। एक बार इन्फोसिस लेके आएंगे यार। इट्स 1302 ऑन द हायर साइड, यस, करीब करीब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन्फोसिस पे? और आशीष शत्रुमोता जी, मेरे ख्याल से इन्फोसिस पे एक चीज तो है, आई मीन मैं हर चीज को अगर कुछ देर के लिए हटा दूं, सिर्फ टेक्निकल्स की बात करूं तो आशीष, फरवरी के बाद फर्स्ट टाइम हम एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देख रहे हैं इन्फोसिस पे। भले ही वो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज का हो, 10 डे का हो, 20 डे का हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आई थिंक पोस्ट फेब लास्ट वीक। आपकी अप्रोच क्या है इन्फोसिस पे, अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होके कुछ काम करना हो तो? बिल्कुल। तो वीरू, हमारा मानना है कि आईटी में आप देख रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस शुरू हो गया है बॉटमिंग का, क्योंकि कहीं ना कहीं फेड ने जब फेड के इंटरेस्ट रेट पॉज की एक एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाए बैठा, और इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं किस तरह से परसिस्टेंट ने, बिरला सॉफ्ट ने, अभी थोड़ी देर पहले अनुज बात कर रहे थे, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक में एक अच्छी रिकवरी शुरू हुई। और मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं ये बेस बिल्डिंग लार्ज कैप स्टॉक्स में शुरू हो चुकी है, जहां पर पे इन्फोसिस ने एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन करके 1280 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है। और अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ट्रेजेक्ट्री है वो 1360 से लेके 1400 तक बनती हुई इन्फोसिस के स्टॉक में। इनफैक्ट मेरा मानना है इन्फोसिस, टेक महिंद्रा लार्ज कैप स्पेस में काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, और परसिस्टेंट और लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक, ये मिड कैप आईटी स्पेस में मुझे लगता है एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की संभावना दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल आईटी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली अब आपको यहाँ से देखने को नजर आ जाएगी। ओके, चलिए ये बात हो गई इस समय आईटी स्पेस की। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे गेस्ट पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ेंगे, बस इस ब्रेक के तुरंत बाद। ओके, चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं। अभय, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया जुड़ने के लिए। मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या ये जो डेट सीलिंग वाला मामला है, ये एक शार्पर करेक्शन की तरफ ले जा सकता है हमको? अब तक तो मार्केट ने इसको मोर और लेस इग्नोर किया है, इसकी वजह से शायद हम एक सीलिंग नहीं क्रॉस कर पाए हैं, लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। आपका क्या व्यू होगा? नमस्कार अनुज जी, आपको और आपके दर्शकों को सीएनबीसी आवाज के। देखिए, मार्केट पे पिछले 2-3 महीने से हमारा जो व्यू है एज अ फर्म पॉजिटिव ही है, और वो इस बेसिस पे था कि जो पार्टिसिपेशन था मार्केट में बहुत कम हो गया था। आपने भी देखा इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी कम था, और अब वो धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। और अभी भी मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट अगर देखूं तो एक अंडर ओनरशिप ही है, फंड्स के लेवल से भी और रिटेल इन्वेस्टर्स के तरफ से भी, बिकॉज काफी लोग करेक्शन की वेट करते रह गए और मार्केट ने मौका नहीं दिया। और अभी अनुज ऐसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो सबका मूड है कि वैल्यू बाइंग की जाए, ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जाएं जो मार्केट के साथ चले नहीं है, पर अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने टाइम करेक्शन देखा है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिकवर हुए हैं, स्टॉक्स रिकवर हुए हैं। अभी आप आईटी की बात कर रहे थे, इन्फोसिस की बात कर रहे थे, उसको एक वैल्यू बाइंग की तरह देखा जा रहा है। ऑटोज में देखें, उसमें एक अपॉर्चुनिटीज हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक्स हैं जो पिछले 2-3 साल से बिल्कुल नहीं चले हैं बल्कि नेगेटिव हैं,
उनमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो अनुज, मैं कहूँगा ओवरऑल जो मार्केट कॉन्स्ट्रक्ट है इंडिया में वो ऐसा है कि इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं और एक सॉलिड बेस मुझे लगता है बन चुका है। डेट सीलिंग एक बड़ा ही मार्केट अभी तक इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जैसे आपके एक शो में पिछले हफ्ते बात हो रही थी कि 78 टाइम्स पिछली बार डेट सीलिंग का ये मसला उठा है और 78 टाइम्स वो डेट सीलिंग अप्रूव हो गई है। तो मार्केट इसलिए इग्नोर कर रहा है कि भाई अगर 78 बार हो गया तो एक बार और हो जाएगा। पर जब तक नहीं होता है, और हो सकता है थोड़ा टाइमलाइन डिले हो, उसमें हफ्ता भी लग जाए, तो उस टाइम पे मार्केट में वरी रहेगी, थोड़ा टेक्निकल उसके क्या आउटकम्स होंगे, वो थोड़ा फियर है मार्केट में। पर अनुज, बारिंग दैट, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की, जिस तरह से वैल्यूएशन सपोर्ट है, इन्वेस्टर फ्लो, एफपीआई डोमेस्टिक रिटेल का फ्लो का सपोर्ट है, मुझे लगता है मार्केट में कोई शार्प करेक्शन की चिंता का विषय तो अभी नहीं लग रहा मुझे। अच्छा अनुज, अभय जी की एक बार मंत्रणा 2 बजे के कार्यक्रम में, नहीं 1:30 बजे के कार्यक्रम में नीरज जी से हो रही थी। मैं बड़े अच्छे से सुन रहा था बैठ के उसको 1:30 बजे। और स्टॉक पिकिंग का एक क्राइटेरिया है, जब वो फुलफिल हो जाता है तो मैं क्या, मेरा सबॉर्डिनेट क्या, मेरी टीम का सबसे जूनियर आदमी क्या, वो भी कह दे तो एग्जिट नहीं होगा और एंट्री नहीं होगी, है ना। सर, इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद अभय जी क्या क्या आपके क्राइटेरिया में फिट हो गया है? 2-3 बताइए नाम प्लीज। ओके, सो एक डिस्क्लेमर है कि जो भी नाम अगर मैं लूं वो हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में हो सकते हैं, तो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक एकेडमिक इंटरेस्ट की तरह से हम चर्चा कर रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस जो है वो अच्छा चला है, और उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी है। अगर इकोनॉमी ग्रो होगी, और बिल्कुल होगी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को चलना पड़ेगा। उसमें इंटरेस्ट जो है अभी तक बड़े साइज का प्रीमियम मिल रहा है। साइज का प्रीमियम थोड़ा मुझे लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी हैं, आईसीआईसीआई हैं, बजाज फाइनेंस हैं, तो आपका जो बुक वैल्यू मल्टीपल है वो जो छोटे बैंक्स हैं उनसे डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है एक जो छोटे बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो अच्छा मैनेज हो रहे हैं, जैसे नाम भी लो तो सीएसबी बैंक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, और एक प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्टर है, या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ले लीजिए, 15 स्फूर्ति जैसी। इस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज यूनिक है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन इनकी काफी रीजनेबल है, ग्रोथ अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, और रेगुलरली एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, यील्ड इंप्रूव हो रही है, एनआईएम इंप्रूव हो रहा है। तो हर मीट्रिक पे ये अच्छे दिख रहे हैं। तो एक तो ये स्पॉट मुझे लगता है, ये सेगमेंट छोटे बैंक्स और छोटे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे मार्केट का इंटरेस्ट आएगा, जैसे ये रैली वाइडन होगी और डीपन होगी। दूसरा मुझे लगता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं, जो होम इंप्रूवमेंट, होम बिल्डिंग, टाइल्स ले लीजिए, या फिर एमडीएफ बोर्ड ले लीजिए, पेंट कंपनी, होम फिटिंग्स है, अपोलो पाइप्स जैसी कंपनीज हैं जो प्लास्टिक फिटिंग्स बनाती हैं, या एमडीएफ बोर्ड बनाता है, ग्रीन पैनल, इस तरह की ये कंपनीज काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है बाय देयर हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब लिटरली इनका जो एवरेज पी मल्टीपल है उसके हाफ पे चल रही हैं, और ग्रोथ अब दिखाना शुरू कर रही है। तो मुझे लगता है ये जो कंपनीज हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज उसमें महंगी हैं, उसमें कुछ अभी स्पेशल सिचुएशंस भी क्रिएट हुई हैं जो इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्ट से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा जैसे जैसे ये रैली डीप होगी और वाइड होगी। मिड कैप आईटी में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रिएक्शन रहा। लार्ज कैप आईटी में प्रॉब्लम रही। आपका अब यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में क्या व्यू है, और क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं लार्ज कैप या मिड कैप आईटी में? अनुज, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इसलिए क्योंकि इसमें जो मुझे लग रहा है वो रिवर्स है। जो बैंकिंग में जैसे मैंने बोला कि जो लार्ज बैंक्स हैं उनको एक प्रीमियम मिल रहा है और छोटों को नहीं। इस आईटी में मुझे लगता है एक्चुअली उल्टा हो रहा है। जो छोटी कंपनीज हैं वो फेयरली प्राइस्ड हैं या वेल प्राइस्ड हैं टू देयर ग्रोथ पोटेंशियल, पर जो लार्ज नेम्स हैं, टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, ये ऐसी यूनिक कंपनीज हैं अनुज जो ग्लोबल स्केल पे कम्पीट करती हैं। आईबीएम, कॉग्निजेंट,
कैप जेमिनाई, एक्सेंचर जैसी कंपनीज के। तो लिटरली ये इस सेगमेंट में है कि उस सेगमेंट में सिर्फ 8 कंपनीज होंगी जो ग्लोबल 100 मिलियन से लेके $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करती हैं, और ये कंपनीज बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। इस टाइम बॉटम ऑफ द साइकिल लिटरली वैल्यूएशन चल रही है इनकी। जैसे जैसे डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, एट्रिशन रेट्स इंप्रूव होंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, ये अपना पूरा पावर एक्सप्रेस करेंगी। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को आईटी में लार्ज कैप आईटी के साथ रहना चाहिए। छोटी आईटी कंपनीज भी चलेंगी अच्छी, पर उसमें एक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत होती है, क्योंकि सडनली कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। जैसे हमने देखा था मैस्टेक की प्रॉब्लम हुई थी यूके में एनएचएस के साथ, और सडनली प्राइस करेक्शन बहुत स्टीप हुआ था। तो उनके थोड़े यूनिक इश्यूज होते हैं। इसके लिए लार्ज कैप आईटी में रहे, इस टाइम पे वैल्यूएशंस काफी सपोर्टिव हैं। ओके, अच्छा अभय जी, मैं खुद कह रहा हूँ पर्सनली, मैं 2-3 स्टॉक्स को उनके अर्निंग्स के आधार पे बहुत एडमायर कर रहा था, लेकिन लास्ट Q3 numbers of Canara Bank and Q4 numbers of SBI, Q4 numbers, ये एडवांटेज नहीं ले पाए वो। एक तो दानिया एपिसोड हो गया था, उसके चलते वो प्राइस डैमेज हुआ था। इस बार की अर्निंग्स कैसी लगी आपको? क्योंकि मैं PSU बैंक्स की बात कर रहा था, वो ECL प्रोविजनिंग का एक मुद्दा भी आया था, थोड़ा सा अपसाइड उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बट अर्निंग्स कैसी लगी आपको? और क्या ये स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और SBI आपकी प्रिफर्ड बाय लिस्ट में है इस वक्त फ्रेश बैंक के पर्सपेक्टिव से? जी नहीं, अभी PSU बैंक्स में कोई भी बाय लिस्ट में नहीं है वीरेंद्र, और इसलिए क्योंकि वीरेंद्र बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए असेस करना कि जो उनकी प्रोविजनिंग है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। और क्या होता है, एक क्वार्टर में वो प्रोविजनिंग कम कर देते हैं तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, और ऐसा लगने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा चल गया। फिर एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर बाद सडनली वो प्रोविजनिंग बढ़ा देते हैं और प्रॉफिट से लॉस में आ जाते हैं। वो कोई कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती वीरेंद्र। सो अगर मैं देखूं कि 4 क्वार्टर कंटिन्यूसली आप प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, फिर आप एक प्राइवेट बैंक के कंपटीशन में आ गए हैं, तो मैं आपको सीरियसली देखूंगा। अगर जब तक मुझे 4 क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर नहीं दिखेगी, तब तक मुझे डाउट रहेगा कि ये प्रोविजनिंग जो है ये एडिक्वेट है कि नहीं। ओके, मतलब आप प्रोविजनिंग के ट्रेंड्स से और क्वार्टरली जो डाइवर्जेंस हैं उससे थोड़े से नाखुश हैं, या फिर वो कंफर्ट नहीं दे रहा है? तो ये कंफर्ट आपको कौन से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आ रहा है अभय जी? ये प्राइवेट बैंक्स में देखूं तो सारे ही जो छोटे बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, सब में ही आ रहा है इस टाइम पे। अगर जैसे मैंने बोला CSB बैंक है, या फिर साउथ इंडियन बैंक है। साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब रिमार्केबल रिजल्ट से। डिविडेंड भी अनाउंस किया उन्होंने, कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है। फिर स्पंदना स्फूर्ति का मैंने आपको नाम दिया, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण कूटा, ये सारों ने दिखाया है कि कंटिन्यूसली 4 से 6 क्वार्टर से एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कलेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं। प्रोविजनिंग के अलावा ये तो राइट बैक्स ले रहे हैं, जो पहले प्रोविजनिंग करी थी वो सारे राइट बैक्स हो रहे हैं अब, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। और प्रोडक्ट्स जो भी इन्होंने लॉन्च किए सब अच्छे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक सेगमेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी शेयरों में एक शानदार तेजी देखी हमने। यहाँ आपका क्या व्यू होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन थोड़े प्रोहिबिटिव लग रहे हैं? जी हो गए हैं अनुज, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक अंडर ओन सेगमेंट था, तो 5 साल से लिटरली कोविड के पहले से भी देखें, 2 व्हीलर कंपनीज के आप स्टॉक्स देख लीजिए, एकदम फ्लैट थे 5 साल। और वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम 5 साल से गिर रहा था। तो कोई भी सेक्टर ऐसा हो जिसमें 5 साल वॉल्यूम गिरता रहे, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स वहां पे कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल होता है। पर अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स के नंबर्स देखे हम, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, JLR, तीनों फॉर द फर्स्ट टाइम आर फायरिंग टुगेदर। तो एक अच्छी वहां पे लॉन्ग टर्म स्टोरी बन रही है। दूसरी तरफ 2 व्हीलर्स में देखें तो डिमांड पिकअप है, एक्सपोर्ट्स में अभी भी प्रेशर है, पर जो डोमेस्टिक है डिमांड वो भी अच्छी है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में डिमांड अच्छी है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है जो 5 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अब करेक्ट हो रही है। इस टाइम पे वैल्यूएशंस फेयर लेवल पे लग रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म रिटर्न तो नहीं लग रहा कि यहाँ से बनेगी। पर अगेन किसी का अगर 3 से 4 साल से 5 साल का व्यू है, तो ये अच्छा एंट्री टाइम है अनुज, मुझे लगता है कि लीडिंग ऑटो कंपनीज में एंटर करने का। ओके, अच्छा भाई जी,
इंडियन होटल्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, इंडिगो ने ऑल टाइम हाई क्रिएट जोन में ट्रेड कर रही है। ये सारे के सारे होटल्स काफ़ी अच्छा खास कर रहे हैं। लिक्वर स्टॉक्स में एक मूव आ रहा है। थोड़ा जो लग्जरी वाला सेगमेंट है ना, कंजम्पशन विद आई थिंक लग्जरी एज अ टैग, वो अच्छा कर रहा है। इस स्पेस में कोई और फाइंडिंग आपकी, कोई छोटा स्टॉक या फिर कोई छोटा होटल जिस पे नजर गई हो, जिसकी मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ आप लोगों का? जी हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से लेमन ट्री है, जो हमने ऐड किया था जस्ट सेकेंड वेव के आसपास, क्योंकि एक बेट थी कि ये एक ऐसा होटल है, चेन है, जिसने मिडिल ऑफ द मार्केट और कॉर्पोरेट ट्रैवल पे फोकस करके कोविड के टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट किया था अपना बिजनेस में, और अब उनके ऑलमोस्ट 10,000 रूम्स हो गए हैं ऑल इंडिया, और 65% ऑफ द सिटीज जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे लेमन ट्री का प्रेजेंस है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे उनके, और सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं वो अपना 800 का बेड, 800 रूम का होटल ओरिका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और वो एक गेम चेंजर होगा उनके लिए। तो लेमन ट्री मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है कि सारा ही जो स्पेस है इस टाइम पे बूम में है, और वो बूम मुझे लगता है साल भर चलेगी, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ाना इस स्पेस में बहुत मुश्किल है सडनली, और आएगी नई कैपेसिटी, पर जब तक वो आएगी तब तक डिमांड काफी एक्सीड करेगी, तो उसकी वजह से प्राइसिंग पावर रहेगा सारे प्लेयर्स पे। हमारा बेट लेमन ट्री पे है। ओके चलिए अभय जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू। ये बात होगी लॉन्ग टर्म मार्केट फंडामेंटल्स की, लेकिन अब एक काम करते हैं, डीलिंग रूम से जो फीडबैक मिल रहा है यतिन को, वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज बहुत दिनों बाद सीमेंस में एक ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली एक इवेंट जो कंपनी ने रिलेटेड पार्टी करना चाहा है, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन है, लेकिन आज आपको बाइंग दिखाई पड़ रही है एफआई डेस्क पे, क्योंकि अगले हफ्ते एमएससीआई की जो बदलाव हैं और जहां सीमेंस का एक अच्छा खासा वेट इंक्रीज हुआ है, उसको रिलेटेड बाइंग रह सकती है। तो डीलर्स का मानना यह है कि 50 से 70 रुपए के तक की यहां अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, और शायद इसीलिए वो जून सीरीज में बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लो है उसका अब खेल हो चुका है। जो प्राइस गिरना था वो गिर चुका है। अभी देखते हैं कितनी यहाँ स्टॉक में स्ट्रेंथ रहती है ऊपर के लेवल सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा अपोलो टायर्स, ये भी एक स्टॉक है जो लगभग अपने डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा ट्रैक्शन पिछले 20-25 मिनटों में अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ भी डीलर्स जो है मोमेंटम चेस कर रहे हैं। बीटीएसटी ट्रेड 1-2 दिनों की होल्डिंग पीरियड का टाइम फ्रेम, और डीलर्स को लगता है यहाँ भी पोजिशनली थोड़े बहुत 10 से 15 रुपए की अपटिक देखने को मिलने चाहिए। तो सीमेंस और अपोलो टायर्स, ये दोनों स्टॉक्स पे डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सीमेंस और अपोलो टायर्स दोनों में डीलर्स का कन्विक्शन है, और सीमेंस के उस डिप को लिक्विडिटी चेस करते हुए ये दिन बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल निफ्टी लिखा है एट 18,324, मॉर्निंग हाइस को क्रॉस कर चुका है, और थैंक्स टू रिलायंस एज वेल। याद रखिएगा मैं यहाँ पे इंडेक्स के लिहाज से रिलायंस का उल्लेख कर रहा हूँ, और रिलायंस ने लगभग 2418 से ट्रेजेक्ट्री से लगभग करीब 2446 की ट्रेजेक्ट्री तक का एक पुल बैक दिया, और उस पुल बैक ने दो चीज़ें करी इटसेल्फ फॉर द मंथ ऑफ जून। आई मीन क्योंकि हम कल से जून में ट्रेड करेंगे, एक चीज़ रिलायंस के लिए थोड़ी सी सिक्योर कर दी, और वो ये था कि इसने अपने 50 डेमा और 100 डेमा को सिक्योर करके रखा, और ये क्लोज एटलीस्ट जो आएगा वो 20 डेमा और 200 डेमा के ऊपर आएगा। मानस, आपका टेक रिलायंस पे इस वक्त इस कैंडल के साथ? तो देखिए रिलायंस की अगर बात करें तो देखिए पॉजिटिव ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज फिर से ब्रीच नहीं हुआ है, उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है। 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आप केवल कल इंतजार करेंगे 2460 के ऊपर के लेवल्स का। अगर 2460 के ऊपर निकला स्टॉक तो फिर फ्रेश खरीदारी करेंगे। अभी के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए 2400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश खरीदारी कल करेंगे 2460 के ऊपर 2430 के स्टॉप लॉस के साथ, और उसके बाद आपको 2500-2520 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए फिर अब एक काम करते हैं, फटाफट बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स लेते हैं। गुड टाइम टू टेक देम। गाबा सर, बीटीएसटी? या बिल्कुल होना ही चाहिए बीटीएसटी, और लगता है जुबिलेंट फूड पर ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 488, 500 की तरफ जा रहा है, स्टॉप होगा 484 जुबिलेंट फूड। आज आपने स्पॉट किया था ना सुबह सुबह 487.40 के डे हाई पर आके ट्रेड करता है। बिल्कुल गजब का मूव दिया इसने। अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा टर्बुलेंस आई थी, बट अब ठीक ठाक बिहेवियर है इसका। एक क्लोज याद रखिएगा, इसका मेरे ख्याल से फेब फर्स्ट के बाद, मतलब फरवरी के महीने के बाद का सबसे हाईएस्ट क्लोज आएगा, सबसे हाईएस्ट क्लोज आएगा। मानस, आपके कैरी करेंगे? देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कल हमने पॉज देखा, आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है।
फ्रेश ब्रेकआउट 2420 के ऊपर देखने को मिल गया है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के जून के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 2390 के रहेंगे, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 2550 तक के टारगेट आपको कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के जून के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और 2460 वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, माफ करिएगा, उसमें ऑप्शन वॉल्यूम नहीं है तो उसको स्किप कर दें। ओके, ठीक है, तो ये हो गई दो ट्रेड्स। बाय द वे, प्रशांत सावंत जी का वो सस्ता ऑप्शन, शानदार ऑप्शन रहा प्रशांत जी। वो सारे टारगेट्स मीट हुए आपके। जो दोपहर में आपने 18200 की आज की कॉल सजेस्ट की थी, मेरे ख्याल से 46 रुपये पे थी तब वो, 85 और 95 रुपये के टारगेट थे। और अभी देखिए 125 126 रुपये पर। शानदार कॉल प्रशांत जी, बहुत शानदार। अब BTST कॉल। जी धन्यवाद अनुज जी। मेरा हाई कन्विक्शन था आज की एक्सपायरी पे कि आफ्टरनून में ये रिकवरी आएगी। इसकी आपको जस्ट एक क्विक वजह बता देता हूँ कि टेक्निकल चलते क्योंकि एक्शंस रिपीट होते हैं। तो 25 मई 2017 की एक्सपायरी जहां मैंने पार्टिसिपेट किया था, सेम तरीके का सेटअप था और वो एक्सपायरी आफ्टरनून में गया था। तो मैं डेट के हिसाब से इस एक्सपायरी को ट्रैक कर रहा था और अब उसी हिसाब से मैं मद्देनजर रखते हुए एक्सिस बैंक को BTS देना चाहूंगा। 921 पे चल रहा है, 908 स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 940 की तरफ जा सकता है। तो एक्सिस बैंक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग फिलहाल ये लग रहा है। प्रशांत जी, 6 साल पहले की एक्सपायरी याद थी आपको? जी 6 साल पहले की एक्सपायरी याद थी आपको? जी, ये एक्सपायरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे जो ऑप्शंस थे ये 6x गए। तो मैं डेट्स पे बहुत ध्यान रखता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको ट्रैक कर रहा था। ओके, चलिए, एक और चीज़ होगी ट्रैक करने वाली कि कौन सी डेट्स में आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रही थी। वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। ये हमारे साथ नहीं हो सकता चक्कर। हाँ, ये हमारे साथ नहीं हो सकता ऑब्वियसली। अमित जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, मैं भारतीय एयरटेल को लेके जाना चाहूंगा। एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा पोजिशनली भी, क्योंकि स्टॉक पिछले 3-4 महीने के एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बाहर निकल रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये। 822 का इसका लगभग प्राइस है, 840 के टारगेट्स रहेंगे और 815 का स्टॉप लॉस। ओके, भारतीय एयरटेल कॉल है आपकी, ऐसो कैरी करेंगे कल के लिए आप। आशीष, आपकी कैरी करेंगे बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? तो अनुज, सॉरी वीरेंद्र, मेरे को टाटा एलेक्सी और जैसे मैंने एमी ऑर्गेनिक्स की बात की तो मुझे बहुत ही बढ़िया ट्रेड लगते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। बट अगर से लार्ज कैप में एक स्टॉक मुझे देखना हो तो ऑटो स्पेस काफी पसंद है और वहां मारुति बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना रहा है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जल्दी स्टॉक 9500 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और इवेंचुअली आपको 5 डिजिट के अंदर में एंटर होता हुआ 10,000 के पार जाता हुआ मुझे लगता है मारुति का स्टॉक नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म लिहाज से भी इसको लिया जा सकता है। 9200 पे ही एक अच्छा सपोर्ट मारुति के स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। भारत डायनामिक्स के नंबर्स खराब है काफ़ी, 8% स्टॉक नीचे इस समय। जी हाँ, मुनाफा 264 करोड़ से घटकर 153 करोड़। ध्यान रखिए, डिफेंस स्पेस में एक्चुअली बाइंग बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वन वे बाइंग हुई है स्टॉक्स में। तो BDL नंबर्स के बाद थोड़ा करेक्ट होता हुआ और एक्चुअली काफ़ी करेक्ट होता हुआ 8% नीचे इस समय। एक बार इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइए और देखिए किस तरीके के मूव्स यहाँ पर बने हैं। ये देखिए, ये 1 महीने में और ये आज का मूव मिलाकर, उससे पहले तो खैर अच्छी खासी रैली हुई थी 979 से 1076 तक की। अब वो पूरी की पूरी रैली फिजल आउट हो रही है एक ही दिन में। आशीष चतुर्मोहता, इसको ट्रैक करते हैं क्या आप, स्टॉक को, भारत डायनामिक्स को? बिल्कुल ट्रैक करते हैं इसको अनुज। इसमें हम अभी जो रिजल्ट्स आए वो थोड़े वीक आए जिसके चलते ये गिरावट हमें देखने को मिली और ये सिक्लिकलिटी मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंस में बनी रहेगी। बट यहाँ पर पे व्यू यही है कि स्ट्रक्चरल हम देख रहे हैं जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है, करीब 8 to 9 टाइम्स ऑर्डर बुक है सेल्स की। तो 1 या 2 क्वार्टर हो सकता है यहाँ पे हमें मिस देखने को नजर आए, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नजर नहीं आता। तो टेक्निकल लिहाज से अगर से मैं देखूं तो अब 970 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक का है। आज देखने वाली बात ये रहेगी कि यह 970 के लेवल्स को आज या कल में ब्रीच करता है। अगर से इन लेवल्स को ब्रीच करता है तब तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म करेक्शन इसके अंदर बनेगा। अदरवाइज मुझे लगता है 970 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर आता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये काउंटर्स थोड़े इलिक्विड भी होते हैं और उसके बाद इमीडिएट ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाता है और फिर मतलब थोड़ा सा पढ़ के नंबर्स कोई डिसीजन लीजिएगा। भारत डायनामिक्स आपकी स्क्रीन पे पोस्ट करनी, थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ 993 और यस 993 डे लो पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि मैं यहाँ पे एवरेजेस का उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि
एक सडन एक डिप आया है यहाँ पर। जरा एक बार आप लेके आइए रोलोवर्स के स्टैट्स, जरा देखेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक का कंपैरिजन करेंगे। मेरे ख्याल से जब हमने लास्ट टाइम देखा था इट वाज 65 और निफ्टी बैंक एंड 60 लगभग 59 था वहाँ पे निफ्टी में। जो निफ्टी बैंक ने आखिरी के 1 घंटे में किया उससे एक बात तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और 20 डे मार्क की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट करने को तैयार नहीं है। आज की कैंडल अपने आप में बड़ी खूबसूरत है, इट्स आई थिंक 74 नाउ, मतलब आप समझ लीजिए कि बीते 1 घंटे में। और मेरे ख्याल से जब मैं इसकी एडजस्टेड फिगर्स देखूंगा कल भाव कॉफी में तो समवेयर अराउंड आई थिंक 84 86 चला जाएगा ये। निफ्टी देखिए प्लीज एक बार, निफ्टी का रोलोवर्स कितना है और 59% था लगभग 1:45 के आसपास, इट्स 64, मेरे ख्याल से 72 के 74 के आसपास चला जाएगा। बैंक निफ्टी अभी भी लीड कर रहा है अनुज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग 18,332, मतलब आप इमेजिन करिए किस तरीके का मूव मार्केट में लग नहीं रहा था आज इस तरीके का 3 PM मूव इतना स्ट्रॉन्ग आएगा। वो 3 PM से पहले ही स्टार्ट हुआ और अब वो 18,200 की कॉल मेरे ख्याल से 130 हो गई होगी, 130-32 हो गई होगी। ऑब्वियसली 3 to 3 PM में एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का एक फैक्टर होता है, उसके हिसाब से जो क्लोज होती है वो मार्केट उसके हिसाब से एडजस्ट करता है अपने आप को। 126 तो मतलब एक मान के चलिए कि जो एडजस्टेड क्लोज है वो 18,326 के आसपास आएगी मार्केट के हिसाब से। बैंक निफ्टी में शायद एडजस्टेड क्लोज अभी भी रेड में आए। एक बार 43,600 की कॉल देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, उससे पता चल जाएगा कि एडजस्टेड क्लोज कहाँ आने की तैयारी हो रही है। 43,680 इस समय बैंक निफ्टी का प्रोविजनल रेट, लेकिन हाँ 79 पर, हाँ तो ऑलमोस्ट वहीं कहीं 43,680 के आसपास ही करीब एक्सपायरी की तैयारी। बहुत शानदार मूव आ रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में वीरू। बजाज ऑटो देखिए एक बार, अब डे हाई पर, पहला कॉल था हमारा, वो आज का पहला कॉल था। मारुति डे हाई पर, जुबिलेंट हमने सुबह पिक किया था, वहां पर शानदार मूव। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ये मानस की सुबह की कॉल थी, अच्छा मूव यहाँ पर। अदानी एंटरप्राइजेस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे यहाँ पर बंद हो रहा है। क्लोज बहुत बढ़िया है, ये 2 दिन की खराब क्लोज के बाद फाइनली एक आपको एक अच्छा क्लोज मिला। और अब देख लेते हैं, मिड कैप में तो खैर शुरू से स्ट्रेंथ ही आज, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो क्लोज अच्छी है। आज यूएस मार्केट फ्यूचर्स भी ठीक ठाक हैं, होपफुली कल अच्छे क्यूज मिले हमको फिर से। मुझे ज्यादा संतुष्टि क्या अनुज, वो जो 3 दिन पहले लो लगा था ना निफ्टी का, वहां बैंक निफ्टी रह गया था 20 डे में। वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस बार ना थोड़ा सा हाथ उत्साहित करता है। एटलीस्ट कोलैप्स भी आएगा तो इकट्ठे ही आएगा, जो भी होगा, यूनानिमस कोलैप्स होगा, यूनानिमस ब्रेकडाउन। मतलब दोनों इंडेक्सेस ने अपना 20 डे में टेस्ट किया और दोनों के दोनों इंडेक्स ने वहां से मूव दिखाया। तो आप ये मान सकते हैं मोर और लेस कि अगर यहाँ पर करेक्शन खत्म होती है, अगर यहाँ पर करेक्शन खत्म होती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी तैयार हैं अपनी अगले स्विंग के लिए। और मई सीरीज की जैसे कह रहे हैं कि मई सीरीज खत्म हुई, अच्छा मई सीरीज बहुत अच्छी रही है, निफ्टी 2% ही ऊपर रहा है, लेकिन निफ्टी IT, निफ्टी FMCG, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स, निफ्टी बाकी के सारे इंडेक्सेस में 4 से लेके 8% तक के मूव आए, जो मैंने सुबह भी प्रेजेंट किए थे। ज़्यादा चेंजेस आए नहीं उसमें। निफ्टी ऑटो और निफ्टी FMCG, क्या शानदार मूव, अगर आप देखें इनमें पिछले एक महीने में अच्छे मूव आए हैं। एक सिर्फ निफ्टी बैंक और निफ्टी PSU बैंक, ये 2 इंडेक्स रहे हैं जिन्होंने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। उसमें भी निफ्टी बैंक तो अप ही रहा है, निफ्टी बैंक करीब 2-2.25% ऊपर रहा है। निफ्टी PSU बैंक भले ही नीचे रहा हो, लेकिन ओवरऑल सीरीज अच्छी रही है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जी हाँ, सीरीज बेहद शानदार। 1-2 ट्रेड्स को और स्पॉट कर। अच्छा आशीष, मैं आपसे पूछूं, आई मीन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स थिंक अबाउट बेस्ट, मतलब सोचिए अच्छा, मनोकामना अच्छी रखिए। अगर बैंक निफ्टी वाकई 44,151 का लेवल निकालता है, ऑल टाइम हाई पे जाता है, यहाँ से और 500,000 पॉइंट का स्विंग देता है, लीडरशिप किसके हाथ में होगी जून में? अगर आपके मुताबिक, आपने रोडोवर्स को देखा होगा, चार्ट्स को देखा होगा, अर्निंग्स को देखा होगा, लीडरशिप किसके हाथ में रह सकती है, लाइकली टू बी? तो पहले तो वीरेंद्र, हमें तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बैंक निफ्टी अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा और इवेंचुअली 45 से 46,000 की ट्रेजेक्टरी में जाएगा। अब अगर से यहाँ पर लीडरशिप की बात करें तो मुझे लगता है एक्सिस और ICICI बैंक, ये 2 स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरह से अपने आप को लीडरशिप लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये 2 स्टॉक हमारे टॉप पिक होंगे इस पूरे स्पेस में। और मुझे लगता है PSU में भी SBI उस तरह की रिलेटिव वीकनेस नहीं दिखा रहा है जो पूरा PSU बैंक्स इन जनरल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है SBI PSU बैंक्स के अंदर में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ये 3 स्टॉक जो है वो हमें लगता है बैंकिंग को 45-46,000 की निफ्टी पर लेकर जाने की पूरा दमखम रखते हैं। एक्सिस बैंक स्पेशली, और इस बीच निफ्टी IT का प्लेसमेंट ठीक है, कल का लो और आज का लो निफ्टी IT में सिमिलर है। और हालांकि देखिए नैस्डैक के फ्यूचर्स से बहुत अगर आप देखें तो आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे, बट आज का लो और कल का लो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक स्टॉक और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, सुबह सुबह मानस से डिस्कशन में मैंने उसको अपने डिस्कशन में शामिल किया था। मानस, एक व्यू चाहूँगा, सेकंड थॉट्स, क्योंकि सुबह हमने बात की थी करीब डीएलएफ लेके आइएगा स्क्रीन पे। डीएलएफ स्क्रीन पे जब गया था सुबह सुबह वो ट्रेड, मानस वो वेल इन ग्रिप होगा मेरे ख्याल से। वो प्रश्न मैंने आपसे किया था 471 पे डीएलएफ पे, 480 का इंटरडे हाई लगा के आया स्पॉट में। क्या व्यू बन रहा है? और इस फ्लैग का ब्रेकआउट आपको लग रहा है कि, अच्छा माफ कीजिएगा मेरे जहन से उतर गया बिल्कुल भी, मानस की एक कॉल ही शामिल है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। एक स्टॉक को और आउटलुक लेता हूँ, एंड दैट्स एचडीएफसी लाइफ। एक बार प्लीज एचडीएफसी लाइफ लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। एचडीएफसी लाइफ 573 पे, ये भी आज एक अच्छे पुल बैक पोर्ट में रहा। बहुत संक्षेप में मानस, इस पे आपका टेक 573। एचडीएफसी लाइफ की देखिए, जहां तक बात है वीरेंद्र जी, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक तैयार है ब्रेकआउट के लिए। और अगर देखिए यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो ये भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 590 रुपए के आसपास आते हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए, आज ही आप खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट अच्छे लग रहे हैं तो आई थिंक कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 567 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 585 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, बिल्कुल। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो के पास जाएंगे पूरी एफएनओ समरी के लिए, और बिग वॉल पर एक क्लोजिंग को भी समझेंगे। जैसा मैं कह रहा था, ये क्लोजिंग जो है ये मोर और लेस काफ़ी अच्छी है। अब इसमें आप ये कहते हैं कि एक्सपायरी फैक्टर है, बिल्कुल है एक्सपायरी फैक्टर, लेकिन वो ट्यूसडे को भी था एक्सपायरी फैक्टर, तो अगर नेगेटिव साइड पर था तो पॉजिटिव साइड पर भी है। क्लोज बहुत अच्छा, 2 दिन के बाद आप हाईएस्ट पॉइंट पर निफ्टी पर बंद हुए, और खास तौर से आज निफ्टी ने जिस तरीके से 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, और ये दूसरी बार ये सपोर्ट इन लेवल्स पर एक क्लियरली आपको एक डिफाइन कर रहा है कि मार्केट अभी इस लेवल को तोड़ने को तैयार नहीं है, और अगर हल्के से पॉजिटिव क्यूज मिल जाएं तो मार्केट शायद फिर यहाँ से पॉजिटिवली चीज़ों को ले लेगा। वीरू फिर 2-3 चीज़ें करते हैं, एक तो एफएनओ समरी या तो रोल ओवर समरी, और बिग वॉल पर फिर मार्केट क्लोज। पर मजा लीजिए आप जुबिलेंट फूड से। टॉप गेनर रहा आज का वो। अब आपकी स्क्रीन मैंने उसमें कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया वैसे। अच्छी बात है। हाँ, उनके मतलब बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। हाँ। ना हमारी उम्र रही है। पहले काफी कंट्रीब्यूट करता था। अच्छा। पहले जुबिलेंट और कुछ यूबी में भी, लेकिन मैं बिरयानी का शौकीन हूँ, लेकिन पिज्जा का नहीं। खैर, जुबिलेंट फूड, नाइस कॉल, नाइस स्पॉटिंग अनुज। और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18331 आज का ऑप्शन बेस था। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट ऑप्शन जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई था वो था 18200, एग्जैक्टली वहीं से पुल बैक लिया एट डे हाई 18332, और 10 डे मा को डिफेंड किया, 20 डे मा को, सॉरी माफ कीजिएगा, जो ऑप्शन बेस है उसको डिफेंड किया। निफ्टी बैंक देखिए ये 10 अंक ऊपर है, बात 10 अंक ऊपर की नहीं है, बट आज का लो एग्जैक्टली 43,390 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। ऑप्शन बेस वॉलेट हुआ था कुछ देर के लिए, लेकिन 20 डे ने बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया। यानी बीते 10 दिन में अगर आप एक चीज देखें क्या हुई बाजार में, वो ये है कि इन दोनों ही इंडस्ट्रीज ने एक डाउन स्विंग में, माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक ने और निफ्टी ने एक डाउन स्विंग में अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिविजिट कर लिया। फॉर द डे एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1550 एडवांसेस, 1336 डिक्लाइंस, सेंसेक्स लगभग 127 अंक ऊपर, मिड कैप्स ठीक ठाक थे 0.5% ऊपर, और निफ्टी आईटी के 2 सेशन का लो, आई मीन लगभग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं से पुल बैक लिया निफ्टी आईटी ने। अब आते हैं निफ्टी के हीट मैप पर, आज के कंट्रीब्यूटर्स और जो सिक्योर करके ले गए इस सेशन को। और देखिए आज आईटी से एक बार फिर से अपने करियर के हाई पे बंद होता हुआ करीब 0.2% ऊपर, बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई, भारतीय तेल का एक स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, अदानी एंटरप्राइजेस फाइनली आज 2 दिन का वो जो कूलिंग ऑफ पीरियड था वो खत्म हुआ, स्ट्रॉन्ग पुल बैक। दिवीज लैब ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, मेरे ख्याल से दिवीज लैब का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज आया है, अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आयशर मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ एट डे हाई, और क्या था एडमायर करने लायक, टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में फिर एक स्विंग आया, अपोलो हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड अच्छा चला आज, कोटक महिंद्रा बैंक पुल बैक मोड में था, और एलएनटी ने एक पुल बैक जनरेट करने की कोशिश करी, और बजाज फाइनेंस अच्छा था, एशियन पेंट्स, नेस्ले, एसबीआई लाइफ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। आईटी में आज विप्रो टूटा, यूपीएल का कॉन्फिडेंस ब्रीच हुआ, उसके बाद यूपीएल के बाद मोटर्स बैकफुट पे था, इंडसइंड बैंक आज एक प्रॉफिट बुकिंग की ग्रिप में गया, और साथ ही साथ एचडीएफसी और सन फार्मा, और इनफैक्ट एचयूएल भी बैकफुट पे था, कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज एक कूलिंग ऑफ कहीं ना कहीं दिन रहा उसके लिए। फिर लेके आइए कुछ आप स्टॉक स्पेसिफिक रुझान, जैसे कि मैं कह रहा था कि आज जुबिलेंट फूड वर्क्स का ये जो क्लोज है ना, याद रखिएगा
जुबिलेंट फूड्स का जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीब 501 पे प्लेस्ड है, यानी करीब 492, यानी करीब करीब अब हार्डली 9 रुपए का एक डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स। और अगर ये होता है तो याद रखिएगा ऑलमोस्ट 7 नवंबर 2022 के बाद जुबिलेंट फूड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुएगा। और कुछ काउंटर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे व्हाइट गुड सेगमेंट में वर्लपूल, आज डेरिवेटिव्स का आखिरी दिन इसका, इंडस टावर्स आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद इंडस टावर रखिएगा यहाँ पे प्लीज एक बार स्क्रीन पे, अच्छा क्लोज बढ़ता हुआ। कमिंस इंडिया फाइनली आज जो आई थिंक कल रिजल्ट्स के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट आया था बिकॉज आई थिंक जो मैनेजमेंट ने रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर टिप्पणी करने से मना कर दिया था, वो फाइनली बाजार ने आज एक थोड़ा सा मैच्योर्ड रिएक्शन दिया और आज करीब 1648 पे 52 रुपए एक काउंटर ऊपर बंद हुआ। और कुछ काउंटर्स में आज अदानी इंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो क्या रहा ये पूरा का पूरा, मतलब अप्रैल मई का जो दौर था, एट ऑल टाइम हाई 4651। आज प्रकाश गावस्कर की खुलते साथ कॉल थी, मेरे ख्याल से 45-40 के आसपास डी हाई पे और ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। और एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी मेरे ख्याल से आज अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद हुआ। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे और करीब करीब निफ्टी बैंक फाइनली 43,690 12 अंक ऊपर, और निफ्टी करीब करीब 18,337 पे, निफ्टी आईटी करीब करीब 28,961 पे 70 अंक ऊपर। ये क्लोज बेहद शानदार है इस लिहाज से भी क्योंकि आज इसने जो लोअर एजेस छुए स्पेशली निफ्टी बैंक ने, इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,390। आइए देखते हैं सीधा सौदा की टीम, नीरज जी की टीम और आशीष की टीम, आज वहां पे जो ट्रेड्स बेहद शानदार रहे। पहले आएगी आशीष की टीम, इसको देखते हैं क्या था खास आज ट्रेड्स। टीटागढ़ वैगन लगभग 9% ऊपर, पिरेबल फार्मा ये करीब 6% ऊपर, क्या गजब के स्विंग मिले। वंडरला हॉलीडेज और अनमोल यहाँ पे करीब 3% का स्विंग था। आशीष की टीम में बेहद शानदार ये 4 ट्रेड्स। नीरज जी की टीम में आज किंगफा साइंस, साथ ही साथ वीनस पाइप्स, ये स्टॉक का जिक्र अभी कोई और भी कर रहा था मेरे ख्याल से, और उसके बाद नाइका आज स्ट्रॉन्ग मूव था और एक करीब करीब 1.5% ऊपर पोस्ट अर्निंग्स, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लगभग आज फ्लैट रहा 539.40। लेकिन अनुज ये क्लोज मई का जितना शानदार मई था उतना ही शानदार। बिल्कुल, जो हमारा 2 बजे एक मूड था वो और 3:30 बजे का जो मूड है उसमें एकदम से फ़र्क आया, क्योंकि वो जो लास्ट में एकदम से मूव आया उसने, 2 बजे तक ऐसा लग रहा था मार्केट क्या बस ख़त्म हो और ये ट्रेडिंग सेशन ओवर हो, लेकिन जिस तरीके से लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी आई उससे बहुत शानदार एक मोमेंटम मार्केट में, और अब हम फिर उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मार्केट जो है एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस कर रहा है यहाँ पर और शायद वापस हायर लेवल्स टेस्ट करेगा। देखिए एक चीज़ क्लियर हो गई, 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, अभी आपके लिए सैक्रोसैंक्ट है। चलिए फिर वीरो, कल फ्राइडे भी है तो कल फिर जुड़ेंगे और कल मेरे ख्याल से आप वापस जाएंगे दिल्ली। दिल्ली शाम की फ्लाइट है, लेकिन कल का दिन फिर एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं, 3:30 तक यहीं पर ही हैं और उम्मीद करेंगे जितना शानदार आज था उससे कहीं शानदार कल होगा। कल फिर मुलाकात होगी पैनल की आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। हर्ष था मेरी, नीरज जी की और आशीष की और अनुज की मुनाफे की तैयारी में 7:57 पे। तब तक के लिए नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.